हाँ जी ड्रॉपर बैच वालों, क्या हाल समाचार। मैं लेक्चर को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अपना चल रहा था, लेकिन क्या आप तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं? अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर प्रेशर लेके, मैंने बार बार बोला कि अपने ऊपर प्रेशर लेकर के आप प्रिपरेशन को जारी रखें। हर दिन की वीडियो को उसी दिन आपको क्लियर करनी है। आप नेक्स्ट डे या एक दिन दो दिन के लिए उसको होल्ड पे कभी ना रखें, क्योंकि एक बार अगर आपने होल्ड पे रखने की आदत स्टार्ट कर ली तो वो कंटिन्यूअस आपका लगातार वो लैग होता जाएगा, आप पीछे चले जाएंगे, वो लैगिंग बढ़ के एक्यूमुलेट होकर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक टाइम पर आप सरेंडर कर देंगे। तो डेली की वीडियो बेटा आपको डेली निकालनी है। उम्मीद है आप कर भी रहे होंगे। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं 9852871200। आप अपने प्रॉब्लम्स को इस पर डाल सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपके कोर्सेज हैं, वहां से आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन पर आप कोर्स ले लें। नीट की अलग कोर्स है, मेंस की अलग कोर्स है, एडवांस्ड की अलग कोर्स है। किसी भी तरीके का इसमें आपसे मुझे हेल्प, मेरे से आपको हेल्प चाहिए तो आप इसके लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने ये तीनों कोर्स में इंटायर पीडीएफ कोर्स डाल रखा है एप्लीकेशन पे। हर दिन आपके कोर्स के बाद इसकी वीडियोस एप्लीकेशन पर रिलीज हो जाती है। लाइव भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ आप लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको कोर्स में मिलती है, टेस्ट पेपर कोर्स में मिलते हैं, जो आप आराम से 30 मिनट 35 मिनट में आपका ऑनलाइन ही टेस्टिंग होगी, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो कोर्स का बहुत फायदा है। तो अगर आप जेईई नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन केमिस्ट्री वाले लेजेंडरी डुओ को एक्सप्लोर करें। वहां पर जेईई मेंस की कोर्स है रेडियंट, जेईई एडवांस्ड की कोर्स है एक्सपोनेंट और नीट की कोर्स है नरवॉन। आप इसको देख सकते हैं। वहां पर सैंपल लेक्चर्स भी हैं जो अनलॉक्ड हैं। जिन लोगों ने अब तक कोर्स नहीं लिया, आप कोर्स को देखें, ले, समझे, पढ़ें और अपने एक लक्ष्य को पहुंचने में केमिस्ट्री का 100% आप सिक्योर कर सकते हैं कुमार मनु और कुमुद रंजन के साथ इस प्रिपरेशन में। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहां से आगे बढ़ाते हैं। आप कुछ भी काम करते हैं, क्या उससे फायदा, उसका मतलब क्या है? हर किसी इंसान के लिए काम तय हो रखा है या नहीं हो रखा? ये बताओ। मेरे लिए काम तय हो रखा है, मेरा ये काम है। काम तय होने का मतलब होता है प्रायोरिटी तय होनी। हर किसी के लिए प्रायोरिटी डिसाइडेड है कि लाइफ के इस स्टेज पे मुझे क्या करना है, लाइफ के इस स्टेज पे मुझे क्या करना। तो मेरी प्रायोरिटी डिसाइडेड है। तो क्या पॉइंट बनता है कि कुछ भी हो मुझे पहले क्या करना, अपने काम को, अपने प्रायोरिटी को पहले ध्यान देनी। उसके अलावा मैं जीवन में कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, लोग सही माने उसको या गलत माने, मैं तो सही मानता हूं और अच्छे प्रबुद्ध लोग उसको सही ही मानते हैं। लेकिन अगर मैं अपना काम खराब करके कोई दूसरा चीज कर लूं जो जिसमें मेरा मन लग रहा है, दिल लग रहा है, सोना, दिल लगाना, काम छोड़ के अगर आप ये सब काम करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं। किसको सोना अच्छा नहीं लगता भाई? कौन नहीं चाहता है कि संडे को 9 बजे 10 बजे तक सो ले? घर में 100 बातें सुनता हूं, संडे भी क्लास, ये कौन सा तरीका है सुबह सुबह? लेकिन क्या प्रायोरिटी पे क्या रखा कि घर वालों के साथ संडे मॉर्निंग एंजॉय करूं, इतना अच्छा वेदर है, या फिर आपके करियर को देखो? इतनी सी तो समझ में आपको आनी चाहिए। आप लोग को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि सामने वाले का एफर्ट क्या है? यहां से मैं मोटिवेशन लेने नहीं बोल रहा हूं, मेरे एफर्ट से तुम मोटिवेशन लो। मेरे एफर्ट को देख के ये तो समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए एफर्ट लग रहा है तो तुम्हें भी एफर्ट लगानी चाहिए। आपने सिंपल सा मेरे यहाँ एडमिशन लिया, किस चीज के लिए एडमिशन लिया बताओ? मेरे एफर्ट्स के लिए एडमिशन लिया या आपने कोर्स कंप्लीशन के लिए? कोर्स कंप्लीशन के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, क्या ये कोर्स कंप्लीशन का पार्ट लग रहा है आपको? इतना जी जान लगाना मेरा, क्या ये कोर्स कंप्लीशन का पार्ट है? स्लाइड लेके डेली एक्सप्लेन कर सकता हूं, समय सीधा आधा हो जाएगा। रोज अगर इन्हीं चीजों का मैं स्लाइड रेडी कर लूं और उससे मैं आपको पढ़ा दूं तो टाइम मेरा सीधे जो टाइम कंजम्पशन है वो आधा हो जाएगा। तो वो काम क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? कभी सोचते हो बैठ के? क्योंकि यदि मैं नहीं मेहनत कर रहा हूं तो फिर मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट करूं कि आप मेहनत करेंगे? जब मैं एक एक शब्द लिखता हूं तो उसमें मुझे डूबना पड़ता है, और जब मुझे कोई टाइप करके देगा तो मैं डूबूंगा नहीं, मैं तैरूंगा। तैरना और डूबने में अंतर है। जब आप डूबते हैं ना तो तैरने के सारी कलाएं आपको अपने आप आ जाती,
डूबने के समय में इंसान हाथ पैर पूरी जी जान से लगाता, तैरने के समय में जी जान से नहीं लगाता। तो जब मैं हाथ से लिखता हूं, एक एक वर्ड से लिखता हूं, तो उसको इलेबोरेट कर पाता हूं, इसको डूबना बोलते हैं। आप कनेक्ट कर पाते हैं उस वर्ड के साथ, और अगर आप क्लासरूम में हैं तो उससे अगले जो आने वाले शब्द हैं उनके साथ भी कनेक्ट करते हैं। अच्छा अब सर अब ये लिखने वाले हैं, इन शॉर्ट इससे क्रिएटिविटी क्रिएट होती, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूं आपके दिमाग में चल रहा है कि आगे क्या आने वाला है, अगर आप उसको सोचेंगे ना तो आपके दिमाग में कुछ नया चीज भी आ सकता है, इसे क्रिएटिविटी बोलते हैं। और क्रिएटिविटी इंसान के जीवन में सबसे बड़ी और प्यारी चीज, करोड़ों रुपए की बात है, मुफ्त में बता रहा हूं, क्रिएटिव इंसान कभी मरता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी मेंटली टायर्ड नहीं होता। वो जिसको बोलते हैं ना बूढ़ा हो जाना, व्यक्ति लास्ट में छोड़ देता अब तो मैं रिटायरमेंट ले लिया मैंने, क्रिएटिव इंसान कभी रिटायरमेंट नहीं लेता। उसे अपने उम्र का एहसास भी नहीं होता, अपने फेज का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो काम को रोज बदल बदल के करता, अलग अलग तरीके से करना जानता और करने में विश्वास रखता, अपने लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने साथियों के लिए। इसीलिए स्लाइड अच्छी चीज नहीं है। तो ये एफर्ट मैं लगा रहा हूं कि इतनी लंबी क्लास जा रही है फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको तो देख के ये सीखना चाहिए, भाई टीचर यहां पर एलिमेंट्स में एटम समझा रहे हैं, किस बैच को? ड्रॉपर बैच। जिससे क्या उम्मीद होनी चाहिए कि आपकी सारी क्या उम्मीद होनी चाहिए हमारी कि आपको सब कुछ आ रहा है, मुझे पॉलिशिंग करनी, यही उम्मीद होनी चाहिए ना। उस जगह पे मैं क्या पॉलिश कर रहा हूं? पॉलिश कर रहा हूं आपके ऊपर जी नहीं, पहले मैं क्रिएट कर रहा हूं, फिर मैं टेस्ट कर रहा हूं, फिर मैं पॉलिश कर रहा हूं। पॉलिश इज रिवीजन। तो पहले मैं क्रिएट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, फिर टेस्ट कर रहा हूं, बनाने के बाद आपकी टेस्टिंग चल रही है, रिपेयरिंग चल रही है, और उसके बाद पॉलिशिंग हो रही है, रिवीजन भी करवा रहा हूं। तो आपको अगर एफर्ट्स नहीं दिखेगा छोटू, तो हमारे इतने मरने मारने का क्या फायदा है? फिर क्यों इतना मैं फिर लगाऊं? आज को आप गायब होंगे, कल को वो गायब होंगे, परसों को वो गायब होंगे, अगले दिन को ये गायब होंगे। तो शुरू में भैया पैसा ले लो, चले जाओ, छोड़ दो। इंपॉर्टेंट सक्सेस नहीं है आप लोगों के दिमाग में, वो जो घुसा हुआ है ना, आप उस प्रोसेस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दिमाग में जो वो घुसा हुआ है ना, मेरे से होगा नहीं होगा, या नहीं तो मुझे ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। भैया ये गलत लाइन पे ही आप चल रहे हैं, ये ट्रैक ही पूरी की पूरी गलत है। मुझे जितनी समझ में आती है, मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के दिमाग में यही चलते रहता है। जब कंपटीशन में वो कंटेंट में वास्टनेस दिखता है तो फिर उसके दिमाग में यही चीजें चल रही हो, तो मेरे से नहीं होगा। इसीलिए वो औने पौने तरीके से क्लास को निकालना चाहता है, या क्लास को बीच बीच में छोड़ता है। ये मान लेता है कि मेरे से नहीं होगा। यार कितने तुम लोग गलत हो भाई, सोचो कितने गलत हो, कितनी बड़ी ब्लंडर कर रहे हो ये सोच करके कि मेरे से नहीं होगा। या फिर अल्टीमेटली मुझे एक रिजल्ट से मतलब है, एक सीट से मतलब, किसी तरीके से मेरा मेंस में एनआईटी में एक सीट आ जाए, किसी तरीके से मेरे नीट में एक सीट पक्की हो जाए। ये प्रोसेस गलत है, ये तरीका गलत है। ये आफ्टर कोविड इस तरीके की चीजें हो रही है, दिमाग में वही दो चीजें चलती है, नहीं होगा या नहीं तो बस एक किसी तरीके से आ जाए ना, एक किसी। इससे क्या नुकसान होगा आप समझ रहे हैं? आपकी क्रिएटिविटी समाप्त हो जाएगी, आप हमेशा रिजल्ट के चक्कर में रहेंगे। एजुकेशन डेस्टिनेशन नहीं है, एजुकेशन एक जर्नी है। एजुकेशन डेस्टिनेशन नहीं है, एजुकेशन एक जर्नी है। आप वैकेशन पे निकलते हैं, कभी निकले ना कभी तो लाइफ में सब लोग गए होंगे। क्या एंजॉय करते हैं, डेस्टिनेशन को कि जर्नी को? कितनी सिंपल सी बात है, क्यों नहीं समझ में आती? जर्नी इज अ प्रोसेस। जर्नी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें ढेर सारे सक्सेस हैं। आप सोचिए, जब आप एक वैकेशन पे निकलते हैं, आप कार से निकलते हैं, आप बाय ट्रेन निकलते हो, तो समझो हमारा डेस्टिनेशन है। सोच के क्या चला कि मुझे एक डेस्टिनेशन पे जानी है, वहां से मुझे आना है। एक डेस्टिनेशन कुछ भी सोच के चलते हो कि मुझे चलो सिक्किम जानी, सिक्किम में चलो एक पेलिंग जानी, एक जगह का नाम है, बड़ा खूबसूरत जगह।
लेकिन यकीन मानिए अगर आपको उठा के डायरेक्टली पेलिंग में पहुंचा दिया जाए, सिक्किम के पेलिंग में, बड़ा खूबसूरत और बड़ा ऊंचाई पे बसा हुआ शहर है, छोटा सा गांव है, शहर नहीं एक्चुअली, वो किया जाए। और दूसरा काम, अगर आप उस पेलिंग को रास्ते में एंजॉय करते हुए, मतलब रास्ते में अगर आप बाइक कार आप जाए, उठा के ना ले जाया जाए, आपको खुद समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है। एक जर्नी में छोटे छोटे बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। अरे वो कितनी अच्छी रिवर है, अरे वो कितना अच्छा प्यारा सा टेम्पल है, वो मोनेस्ट्री कितनी प्यारी है, ये वैली कितना सुंदर लग रहा है, यहां पे देखो फॉग दिख रहा है, यहां सड़कें कितनी नीची दिख रही है, ये छोटा सा टाउन आया, कितना प्यारा सा टाउन है ना। ये सब एक सक्सेस। आपने एक डेस्टिनेशन को अचीव करना है, वो आप सक्सेस मान रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। आप जीवन में एक अच्छे थॉट प्रोसेस वाले इंसान तब बनते हैं ना जब आपको जर्नी को एंजॉय करने में मजा आता है, वरना जीवन भर भागदौड़ लगी रहेगी, हर चीज में नफा नुकसान ढूंढते रहोगे। ये किया क्या मिला, इतना इन्वेस्ट किया क्या मिला, इतना पढ़ा क्या मिला। ऐसे लोगों की हालत ऐसी ही होती है छोटू, कि वो जीवन में अल्टीमेटली सब कुछ को समझते हैं कि लास्टली, जब ऐसे लोग जो सिर्फ डेस्टिनेशन देखते हैं उनकी हालत लास्ट में यही होती है। वो जीवन में हर चीज को लास्ट में पैसों से कनेक्ट करते हैं, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। ये गलत बात है। जर्नी है तो सब है, जर्नी है तो आपके अंदर हैप्पीनेस है, जर्नी एंजॉय किया, आप क्या बोलते हैं, एंटरटेनिंग है वो आपके ब्रेन के लिए, आपके एंटायर बॉडी के लिए, आपके सोल के लिए, आपके सोल के लिए वो एंटरटेनिंग है। एक अजीब सा सुकून देता है जर्नी। जर्नी को एंजॉय करो। प्रेशर लेते हो इस बात का कि नहीं होगा तो क्लास छोड़ दे रहा हूं, अगले टॉपिक से कनेक्ट करेंगे, ये चीज को सुधारिए। बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए, मुझे बहुत दिन हो गए पढ़ा, हमारे पैरेलल में हमारे दोस्त मित्र बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि अभी तक, आज भी इतने साल पढ़ाने के बाद भी मैं ये कभी डिसाइड नहीं करता हूं, मेरा कोई गोल ही नहीं है। गोल हर बैच में एक बनता है कि इसमें 4-5 बच्चे जो अच्छे हैं उनको कैसे उनके डेस्टिनेशन पर जर्नी को एंजॉय करते हुए जाऊं। मेरा अपना कोई गोल नहीं रहता, वो हर साल एक गोल बनता। तो कभी मैं बहुत ज्यादा ये नहीं सोचता हूं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसे। हाँ, जो नहीं है उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें जीवन में पाई, बहुत सारी चीजें सोची भी नहीं पा सके, और दुनिया में कोई हर कुछ सोचा हुआ नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज है, अल्टीमेटली मैं अपने दोस्तों से अलग हूं। क्या? कोई मुझे कितना भी कह ले, मैं जर्नी एंजॉय करता हूं, मैं पढ़ाने को एंजॉय करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी कंटेंट से कनेक्टेड हो। आप भी, बस आपके दिमाग में ये ना चले कि मुझे बस नीट की एक सीट चाहिए। नीट की एक सीट अपने आप मिल जाएगी। कब? अपने पीछे आएगा। कब? यदि आप इस एजुकेशन को, जर्नी को एंजॉय करेंगे, इसमें आप पूरा लगाएंगे, बैलेंस्ड वे में सब कुछ देंगे, अपने आप वो मिलेगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे सोचिए ना, 1 मिनट के लिए आप अपने आप को एक बार सोच लीजिए कि मैं कैसा हूं, किस नेचर का हूं। क्या आप इस नेचर के नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं इसीलिए कि मुझे एक सीट मिल जाए? क्या इस नेचर के हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या आप इस नेचर के नहीं है कि किसी टॉपिक में आपने ऑनलाइन भी इससे पढ़ा है, ऑफलाइन भी इससे पहले पढ़ा है, किसी टॉपिक में जब आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स फील होता है, 1-2 लेक्चर समझने में दिक्कत होती है, तो क्या आप इस नेचर के हैं कि नहीं है कि ये छोड़ देता हूं, अब नए चैप्टर से कनेक्ट करेंगे? है कि नहीं है? बिल्कुल। अब आप अपने आप को चैप्टर अपना क्लोज करें और आज से 10 साल आगे जाएं, पीछे नहीं, आगे अपने आप को ले जाएं। आप नीट कॉलेज में, किसी एमबीबीएस कॉलेज से आप पास आउट है, पीजी आपने कर लिया, या आईआईटी वाले लोग हैं तो आईआईटी कर लिया, कहीं जॉब में आपका एक बच्चा है, आप सीधे यहां से कनेक्ट कर जाए और निकल जाए 12 साल 15 साल आगे। अपने बच्चे के लिए क्या सोचिएगा, जरा सोचिए एक बार। आप कैसा टीचर ढूंढना चाहेंगे, कैसा माहौल ढूंढना चाहेंगे, कैसा क्लासरूम ढूंढना चाहेंगे, जहां बच्चा सब्जेक्ट लर्न करे या उसको आईआईटी में सीट मिल जाए और नीट में सीट मिल जाए? क्या चाहेंगे बताइए? एजुकेशन लर्न सीखे। ये तो बेईमानी है ना, ये तो बेईमानी है। मैं खुद के लिए नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अपने बच्चे के लिए चाह रहा हूं, अपने छोटे भाई छोटे बहन के लिए चाह रहा हूं, अपने कजन के लिए चाह रहा हूं। ये क्या है? ये तो बेईमानी है, पाप है। उसके लिए भी यही चाहो, फिर क्यों अपने बच्चे के लिए चाह रहे हो कि मेरा बच्चा खूब पढ़े? क्यों चाह रहे हो?
मतलब समझो, तुम्हें भी इस बात की, दबे जबान में मैं बोलूं तो तुम्हें भी इस बात की फीलिंग्स है कि मुझे एक्चुअली सब्जेक्ट सीखना चाहिए। नंबर खुद ब खुद आएंगे, मुझे नंबर पर फोकस नहीं होना, नंबर का प्रेशर नहीं लेना, मुझे ईमानदारी से लर्न करनी है, चीजों को नए नए तरीके से ढूंढना है। अपने आप कामयाबी मिलेगी और मिल जाएगी, और बड़े अमाउंट में, जितना आपने नहीं सोचा उससे बड़ी चीजें मिलेगी। और सोचते रहोगे ना, वो जितना सोचोगे उससे छोटी मिलेगी। बार बार बोलता हूं, जिस स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आए उससे एक स्किल ऊपर की प्रैक्टिस करने, बार बार समझाता हूं क्यों, ताकि उस स्टैंडर्ड की क्वेश्चन अगर उस आएगी तो आपको बिना पेन लगाए, बिना एफर्ट लगाए हुए बनेगा आपसे। तो आपको यह समझना पड़ेगा, हम कामयाबी के पीछे परेशान नहीं हो सकते हैं। कामयाबी एक डेस्टिनेशन है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट, प्रोसेस खूबसूरत है। प्रोसेस इंसान को जिंदादिली बनाता, प्रोसेस इंसान को क्रिएटिव बनाता। क्रिएटिव इंसान कभी फेल नहीं होता। एक टास्क उसका गड़बड़ाएगा, दूसरे में कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा कर जाएगा, दूसरा गड़बड़ाएगा, तीसरे में बड़ा कर जाएगा। बहुत लोगों को देखते हो उम्र के 40-50, तो मैं मामूली बोल रहा हूं, 60-70 साल में भी लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। देखियो बहुत सारे ऐसे लोग होते, क्या लगता है उनका किस्मत है? नहीं, ये उनकी आदत है बचपन से, ये उनकी बचपन से आदत है कि वो कभी ये नहीं सोचते कि बड़ा क्या मिले मुझे, बस वो ये सोचते कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें कितना नयापन लाऊं, कितने अलग तरीके से करूं जो लोगों ने नहीं किया, कितना टाइम दूं, कितना उस काम से मैं प्यार करूं, कितना उसमें डूबूं। ऐसे लोग जीवन में एक प्रोजेक्ट में फेल होंगे, 2 प्रोजेक्ट में फेल होंगे, 5 में हो जाएंगे, 10 में हो जाएंगे, अल्टीमेटली उनको कुछ बड़ा मिलेगा। चाहे वो स्किल का काम हो, चाहे वो एजुकेशन का काम 2 तरीके के होते हैं, चाहे वो स्किल के होते हैं, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा होता है। डॉली चाय वाला बहुत फेमस है, अपने एजुकेशन के लिए तो नहीं है, स्किल के लिए। तो इतना फेमस कैसे हुआ? वो जो उसका स्किल है ना, उसमें उसने ट्रस्ट दिखाया, तो कभी न कभी वो स्किल उसका क्लिक किया, लोगों के नजर में आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके स्किल आज आप सोशल मीडिया की वजह से देख पाते हैं ना हम लोग। तो उन्होंने अपनी स्किल में ट्रस्ट किया, जल्दबाजी नहीं है उनको, इसलिए उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाकर के उनको एक बड़ी चीज हाथ लगी। तो एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, बड़ी चीज है, शानदार चीज है। दुनिया की सारी चीजें यहीं से शुरू होती हैं। इसमें स्किल मिल जाए, सुभान अल्लाह भाई, बहुत शानदार बात है। तो स्किल तो बाद में समय डेवलप कराएगा, आप पहले एजुकेशन वाली जर्नी को तो डेवलप कीजिए। क्यों अपने सक्सेस के पीछे पड़े हुए हैं? छोटा छोटा सक्सेस मिलेगा तो सुकून मिलेगा, एंजॉय कीजिएगा। सक्सेस क्या है? वो नहीं है जो हम सोचते हैं। सक्सेस हर एक वो चीज है जो दैट मेक्स यू स्माइल। हर एक चीज। आप कभी सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति को, तेज चल रही गाड़ी वाली सड़क पर, 4 लेन पर आप सड़क पार करवाइए ना, आपके चेहरे पर एक स्माइल आती है, खुशी आती है। वो खुशी बोर्ड में मैथ्स में 100 नंबर लाने से कोई कम नहीं होता। आप अंदर से हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। बोर्ड में 99 आ गया ना, और आपके बगल में बेंच पर बैठे वाले को 100 आ गया ना मैथ्स में, तब भी आप खुश नहीं होंगे। एक ही साथ तो पढ़ रहे थे, एक ही टीचर से तो पढ़ा, काश 1 नंबर और आ जाता। लेकिन रोड पार करवाएंगे ना, उस समय कोई काश नहीं आएगा। तो हर सोचिए, आज आप सीख के गए बहुत कुछ, अरे नया सीखा, क्या शानदार सीखा। अभी तो मैंने 2 साल पढ़ लिया है, मैं ड्रॉपर बैच में, फिर भी मेरे को ये नहीं पता था, मैं ये सीख के गया। क्या ये सक्सेस नहीं है? बिल्कुल है। तो डेस्टिनेशन को नहीं, आप प्रोसेस को पूरा सही कीजिए। एक कविता है छोटी सी, सुने हो? देखी एक चट्टान विशाल खड़ी, उसे पार करने का जुनून था। समझ में आया? देखी एक चट्टान विशाल खड़ी, उसे पार करने का जुनून था, मिली ना हो चाहे कामयाबी, पर कोशिश करने में सुकून था। किसी चीज को आप पार करना चाह रहे हैं, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये अकेले आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये चट्टान की हाइट भी, पहाड़ की हाइट भी डिसाइड करेगी। वो स्लिपरी है कि नहीं वो भी डिसाइड करेगा। उसमें कहीं ग्रिप है या नहीं वो भी डिसाइड करेगा। लोग आपके ऊपर पत्थर तो नहीं फेंक रहे, वो भी डिसाइड करेगा। तो देखिए एक चट्टान विशाल खड़ी, उसे पार करने का जुनून था, मिली ना हो चाहे कामयाबी, पर कोशिश करने में सुकून था। जर्नी इज इंपॉर्टेंट। हमने ट्राई किया ना, वो मुझे हैप्पीनेस देगा। और अगर मैं करते रहूंगा, सही दिशा में करते रहूंगा, तो कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा, अल्टीमेटली बड़ा मिलेगा। जो मिले अल्टीमेटली ईश्वर ने मेरे लिए बड़ा बनाया।
गिरने का एहसास है, उठने का विश्वास। मैं बार बार गिर रहा हूं चढ़ने समय, लेकिन उठ रहा हूं, क्योंकि मैं फेथ अपने ऊपर इस बात के लिए कर सकता हूं कि मैं खड़ा हो सकता हूं। तो गिरने का एहसास है, बट उठने का विश्वास। मंजिल न सही, मंजिल में बदलाव नहीं, मंजिल के मिलने की तारीख में बदलाव। मतलब डेस्टिनेशन हम नहीं चेंज करने जा रहे, उसका डेट चेंज हो जाएगा अपने आप। मुझे नई चीजें खुद ब खुद, वो चीजें या उसके जैसी चीजें या उससे बड़ी चीजें मुझे खुद ब खुद मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टारगेट बदल ले, वो लाइफ डिसाइड करेगी कि आपको अल्टीमेटली क्या डेस्टिनेशन मिलने वाला। आप हाथ पैर मार लेंगे, आप डिसाइड कर लेंगे कि आपकी नीट में रैंक आ जाएगी, डिसाइड कर लेंगे। आपसे कोई अच्छा पढ़ लिया तो, समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने वो कविता बोला कि देखी एक चट्टान विशाल खड़ी, उसे पार करने का जुनून था, मिली ना हो चाहे कामयाबी पर कोशिश करने में सुकून था। गिरने का एहसास है, उठने का विश्वास है, खुद से ही संघर्ष, खुद से ही टकराव है, मंजिल में नहीं, मंजिल मिलने की तारीख में बदलाव है। तो काम कीजिए, पूरी से पूरी लगन के साथ काम कीजिए, अलग अलग तरीके से काम कीजिए, सोचिए। प्रेशर ये नहीं लीजिए कि मैं ये नहीं ले पा रहा हूं, वो नहीं ले पा रहा हूं, सब मेरे अंदर नहीं समा पा रहा। दुनिया में किसी व्यक्ति के अंदर सब नहीं समा पाता, मैं भी सब कुछ स्टोर नहीं कर पाता हूं, मेरे भी डाटा कई बार मिस होते हैं, कई बार मुझे भी डाटा को क्रॉस चेक करना पड़ता है। जब मैं एक सब्जेक्ट को 200 बार से ज्यादा पढ़ा चुका हूं, तब मेरे साथ ये हो रहा। तो आप तो पहली दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तो सब कहां से स्टोर कर लेंगे? जितनी चीजें पढ़ाई गई इसका 50% स्टोर कर लें आप, 40-50 स्टोर होगा और वही काफी हो जाएगा आपके लिए। बाकी चीजें हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू कर लेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, चीजें अपने आप हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कोशिश ना करें, हम ये ट्राई ना लगाएं, हम बस दिमाग में एक ही चीज सोचते रहे बैठ के, अब नीट नहीं होगा, अब नया क्या करें, अब ये नहीं होगा, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता हूं। भाई जीवन में हमेशा ऐसे ही करते रह जाओगे, किसी एक चीज पर टिक के नहीं रह पाओगे। देखते हो मुझे, मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो हमेशा क्या करता हूं, एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं। ये क्रिएटिविटी है। तो मुझे जितनी आती है मैं ट्राई करता हूं। आप हमसे ज्यादा सक्षम है, आप हमसे ज्यादा सक्षम है हर तरह से, तो आपको तो और तरीके से अप्लाई करनी चाहिए अपनी चीजों। बैठिए, क्लासेस मत छोड़िए, किसी भी तरीके से क्लास छोड़ना एक्सेप्टेबल किसी भी हाल में नहीं है ये कि मैं क्लास मिस करूं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अपने आखिरी पड़ाव में है। आज ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स को डिस्कस कर ले हम लोग, और साथ में उसके बाद एलिमेंट्स टुवर्ड्स वाटर का ये बड़ा एरिया मैं निकालने जा रहा हूं। चलिए पहले ग्रुप 1 देख ले रहे हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स 1A का है ना अमेरिकन सिस्टम में, बोलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड फ्रेंसियम भी लिख लो। क्या हाफ लाइफ पीरियड था? यह अनस्टेबल है, लेकिन ऊपर कितना था? 223 ना, याद आया? क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो 223 के लिए टी हाफ क्या था? 22 मिनट्स ना। गुड। आप इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, बोलते हैं या नहीं? एल्कली वर्ड का मतलब क्या होता है? ये एल्कली शब्द क्यों लगाया गया है इसमें? तो एल्कली का मतलब एल्कलाइन नहीं होता, बेसिक नहीं होता। एल्कली का मतलब बिल्कुल भी एल्कलाइन नहीं होता कि ये बेसिक, इनके ऑक्साइड्स बेसिक हैं इसलिए एल्कली बोला, जी नहीं। एल्कली का मतलब होता है, मतलब ये वर्ड आया कहां से? तो प्लांट्स का जो बर्न्ड ऐश है, प्लांट्स का जो बर्न्ड ऐश है, मतलब जलाने के बाद जो उसकी राख है, उसमें पोटेशियम सोडियम बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। मतलब वो अबंडेंट है, उसका रिचेस्ट सोर्स है सोडियम पोटेशियम का। प्लांट्स का बर्न्ड ऐश, ठीक है, उसमें सोडियम पोटेशियम क्या है? रिच अमाउंट में पाया जाता है। या इन एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं थोड़े बहुत वो पाए जाते हैं, बाकी भी, इसीलिए उसी को हम लोग एल्कली वर्ड से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसी भाषा से लिया गया है, शायद प्रोबेबली ग्रीक से, या ध्यान नहीं है। तो एल्कली रिप्रेजेंट्स
abundance, rich abundances कहां पे जी? हाँ, in ash of plants जी। हाँ, स्प्रे किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चरल पर्पस में। तो एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब सारे मेटल्स हैं, ये कैसे मेटल है, कम रिएक्टिव या ज्यादा? पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करता हूं। ये हार्ड है कि सॉफ्ट है? काफी सॉफ्ट। इनकी मेटेलिक बॉन्ड वीक है। मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था फर्स्ट क्लास, जिसमें मेटल्स अपना क्या देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम पे इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? NS1 ना, इसलिए इनकी वीक मेटेलिक बॉन्ड है। तो वीक मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पुअर है। जैसे मेटल इज नोन फॉर इट्स हार्डनेस, मेटल इज नोन फॉर इट्स रिजिडिटी, नोन फॉर इट्स malleability, known for its high melting boiling point, known for its heavy nature, या आप कह सकते हैं हाई डेंसिटी। ये सब चीज में ये उल्टा है। हार्डनेस की जगह पर इसके अंदर क्या उल्टा, सॉफ्टनेस है। सीजियम को तो लेंगे, अगर आप दबा देंगे ना अच्छे से तो दब जाएगा। सीजियम इतना सॉफ्ट है, मतलब लगेगा कि आप मुरब्बा खाए हो ना, पेठा, मुरब्बे को आप दबा रहे हैं, ऐसा फील होगा। आप सीजियम को काटेंगे तो लगेगा कि वो गूंदा हुआ आटा है ना, उसे चाकू से काटा जा रहा। सोडियम को काटेंगे तो लगेगा मुरब्बा को काट रहे हैं, ठीक है, पेठे को काटा जा रहा, मतलब इतना ये सॉफ्ट है। तो मेटल के मामले, फिजिकल प्रॉपर्टीज के मामले में ये कैसे है, पीछे है, काफी पीछे। तो पुअर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान से, किस वजह से? ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्ड ना, वीक मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पुअर, लेकिन प्लस क्या बोलेंगे, एक्सेलेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी है। अच्छा बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों काफी अच्छी है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। हमने पढ़ा है, सीखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड कम है और डाउन में कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली एनर्जी। तो लेफ्ट एंड डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम है। इस वजह से यह आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है। तो रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो आप लिख सकते हैं एक्सेलेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट में लिख दे रहा हूं। क्या बोलोगे? दे आर सॉफ्ट ना, they are soft and having low MPBP, heat of sublimation, density, आप इसको ऐसे समझे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम अगर लिखा, फ्रेंसियम भी लिख दिया। फ्रेंसियम की मेल्टिंग पॉइंट याद है, मैंने किया था 27.5 किया था क्लासिफिकेशन। सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट 29 याद है। ऐसा नहीं कि बाकी का फिर ज्यादा है, इन सबका मेल्टिंग पॉइंट 100 के नीचे। सोचिए, मतलब आप मेटल ऐसा है, ये मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 100 के नीचे। कम है या बहुत कम? बहुत ज्यादा कम। मेटल 100 के नीचे, पानी के बॉयल करने से पहले मेटल मेल्ट कर जाता। हाँ, एक अकेला लिथियम है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट 100 से ज्यादा है, लेकिन ये 200 के फिर नीचे। तो ये भी लो है या हाई है? लो ही है। ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। किधर की तरफ गया मेल्टिंग पॉइंट? लेकिन सारे मेटल्स हमने बोल दिया लो एमपीबीपी, हीट ऑफ सब्लिमेशन, डेंसिटी वगैरह। मैं दो एलिमेंट का हीट ऑफ सब्लिमेशन लिख रहा हूं। हीट ऑफ सब्लिमेशन समझते हैं? सब्लिमेशन इज व्हाट? सॉलिड को डायरेक्टली गैस में ले जाना। ये तो देख लिया कि बहुत कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा। अब अगर मैं सॉलिड को डायरेक्टली गैस में ले जाऊं, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो अगर सॉलिड है मेरा, यहां मैं लिख दे रहा हूं जिनको दिक्कत होती है,
सॉलिड को ले गया डायरेक्टली गैस में, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इसमें लगने वाली हीट को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, एमपी ऊपर की तरफ है, मतलब सब कुछ एमपी भी, बीपी भी और हीट ऑफ सब कुछ ऊपर। जरा अच्छे से देखिए, सोडियम की हीट ऑफ सब्लिमेशन है मात्र 108 किलो जूल पर, और सीजियम की हीट ऑफ सब्लिमेशन है 78 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये अंदाजा लगाओ ये कितना कम है। सोचो, कुछ आइडिया है कितना कम है ये वैल्यू? वैल्यू तो वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू कितनी कम है इस बात का अंदाजा थोड़ा लगाइए। कोई बॉन्ड की वैल्यू जानते हो, किसी बॉन्ड को तोड़ना, कोई आसान बॉन्ड? फ्लोरीन की 156। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो मैं उसी रेफरेंस से, आपने वो बोला मैं उसी रेफरेंस से दिखाता हूं। क्या आपने सुना है फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है? हमने किया भी है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब उसका लॉजिक क्या है? रिएक्टिव है इसका मतलब एटम उसके आराम से मिल जाते हैं मुझे, उसका बॉन्ड टूटना आसान है। क्या यही ना मतलब हुआ कि F2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाएगा और फ्लोरीन एटम जल्दी मिलेगा, और एक बार एटम किसी का मिल गया तो एटॉमिक फॉर्म क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। तो फ्लोरीन क्यों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है? तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है याद करो आप, 156। मैंने 150 याद रखा, काम चल गया अपना। सोचो 150 किलो जूल पर मोल से फ्लोरीन मेरा एटम में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए फ्लोरीन इतनी रिएक्टिव है। तो जरा सोच के देखिए, मेटल का टुकड़ा रखा हुआ है और 100 किलो जूल पर मोल से कम में ये एटम में आ गया, तो आपको अनुमान आया कि ये कितना रिएक्टिव हो गया? डायरेक्टली एटम में आ गया ना। मेटल अपने लंप से, अपने गुठले से, अपने एक कंबाइंड, मतलब कंबाइंड तो नहीं बोलो, मतलब एक सिस्टम से बाहर निकल गया मात्र 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी पर। मतलब फ्लोरीन का से काफी कम है। फ्लोरीन की आधी है कौन? सीजियम की। तो आप अनुमान लगाएं कि ये रिएक्टिव कितना हुआ, क्योंकि एटम्स इनके बहुत आसानी से मिल रहे हैं मुझे, और एक बार एटम मिल गया तो एटम्स क्या होते हैं? रिएक्टिव, एक्सेप्ट इनर्ट नोबल गैस को छोड़ के बाकी सारे के एटम्स क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। अब बाद में आई थी, आपने सारा वीडियो किया कवर, तो सेकंड से कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड हो गया, तो नोट्स बना लिया आपने? आगे का भी नहीं कर रहे हैं? पूरा कंप्लीट हो गया ना? ठीक, तो आया समझ में? तो एमपी, अब देखो ये वैल्यू हमने क्यों दिया? बस यही फील करने के लिए। आगे जाकर के अब इसी चीज को आप रिलेट करेंगे। मान लो क्रोमियम एटम्स, डी ब्लॉक का कोई मेटल पकड़ लो, थोड़ी देर के लिए क्रोमियम पकड़ लिया, वैनेडियम पकड़ लिया। अब अगर वहां वैनेडियम पकड़ा तो वैनेडियम 500 प्लस। तो आप जरा सोचिए कि अब सोडियम और वैनेडियम में उसके एटम में कन्वर्ट करना क्या है? आसान की मुश्किल? बहुत मुश्किल। तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी कि वहां पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आइडिया देगा आपको। अच्छा, वैल्यू थोड़ा मोड़ा, सभी का वैल्यू इसलिए नहीं लिखाया, रफली एक लिखा है कि एल्कली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री के नीचे हो। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन सब कुछ ऊपर की तरफ बढ़ गया। डेंसिटी किधर बढ़ेगी? क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में? डेंसिटी सारे ग्रुप्स में नीचे बढ़ते हैं, नीचे, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो नीचे जाने पर मोलर मास ज्यादा होने के कारण, तेजी से बढ़ने के कारण डेंसिटी हमेशा नीचे, चाहे वो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी की ग्रुप रही, या कॉपर सिल्वर गोल्ड की ग्रुप रही, या पी ब्लॉक की कोई ग्रुप होगी, या एस ब्लॉक की कोई ग्रुप होगी, डेंसिटी हमेशा नीचे की तरफ होगी। तो आइए दोस्त, यहां पे क्या लिखेंगे अपन?
डेंसिटी नीचे, ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूं, डेंसिटी पीरियोडिक टेबल में विदाउट एनी रेगुलरिटी हर बार नीचे की तरफ होगी, कोई इरेगुलरिटी नहीं है सिवाय 3 ग्रुप के। आप 2 को जानिए बस। क्या बोला हमने? पूरे 18 ग्रुप में हर बार डेंसिटी किधर की तरफ होगी? नीचे की तरफ, कोई इरेगुलरिटी नहीं है। बस 2 ग्रुप आपको याद रखना जहां इरेगुलरिटी है और उसी से क्वेश्चन आएगा। फिर ये रेयर एरिया हो गया। एक सबको पता है ये वाला, दूसरा वाला लोग ध्यान नहीं देते हैं और एक चुपके से एग्जाम में आ गया तो उस दिन सरदर्द आपका आ जाएगा। तो डेंसिटी का ऑर्डर देखो इस बार मैं क्या दिखा रहा हूं। नीचे बढ़ा, पोटेशियम की थोड़ी कम हो। क्लियर हो गया? किसकी थोड़ी कम हो गई? एबनॉर्मली लो। क्यों? ये डेंसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर क्या बन गया बोलो? लिथियम से ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा सोडियम, फिर रबिडियम एंड देन सीजियम ना। आपने देखा कि पोटेशियम की थोड़ी कम हो गई। क्लियर हो गया? डेंसिटी नीचे की तरफ किसकी एबनॉर्मली कम है? पोटेशियम की। लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है? रिएक्टिविटी किधर की है? ऊपर जाएगी या नीचे? सोचो, रिएक्टिविटी किधर होगी, ऊपर या नीचे? पढ़ाया तो था मेटेलिक रिएक्टिविटी लेफ्ट एंड डाउन, तो नीचे की तरफ ना। लेकिन लिथियम एबनॉर्मली ज्यादा रिएक्टिव होता है सीजियम से। ठीक है? ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है जिसको रेडॉक्स पोटेंशियल में बाद में क्लियर किया जाएगा। तो रफली रिएक्टिविटी नीचे की तरफ है, ये भी पॉइंट लिख दे रहा हूं। एबनॉर्मली मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम अपनी सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है? नीचे की तरफ जाएगी लिथियम एबनॉर्मली मोस्ट रिएक्टिव। चलिए मैं बात कर रहा हूं, तैयार है? ठीक से देखिए, अगर मैं एल्कली मेटल्स को, देखो आप ड्रॉपर में हो इसलिए मैं ये चीज समझा रहा हूं अच्छे से, आपको समझ में भी आनी चाहिए। मैंने पूछा कि रिएक्टिविटी में क्या है? रिएक्टिविटी मतलब रिड्यूसिंग पावर। एक बार और समझ लो, किसी को डाउट है क्यों रिएक्टिविटी का मतलब रिड्यूसिंग पावर? रिएक्टिविटी का सिंपल मतलब क्या हुआ बताइए? इलेक्ट्रॉन इजीली निकलना मेटल के केस में, और स्टेबल हो जाना। इजीली निकलना और स्टेबल हो जाना मतलब मेरा जो ये 1A का मेटल है, ये अभी सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल है। बोलो, सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टिविटी का मतलब है कि मुझे अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल होना। क्या होना है? और स्टेबल होने के लिए आयन को एक्वस होना। आराम से अच्छे से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को समझे, फिर आपको रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल भी आराम से समझ में आ जाए। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब हुआ मेटल रिएक्टिव है, इसका मतलब वो कंपाउंड बनाने के लिए तैयार है। तो अगर कंपाउंड बनाने के लिए तैयार है, इसका मतलब क्या हुआ? वो न्यूट्रल में रहेगा या ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने शुरू से पढ़ रखा है, बार बार हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या तो पॉजिटिव अचीव करेगा या नेगेटिव अचीव करेगा। पॉजिटिव अचीव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छे से समझिए। और नेगेटिव अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई चाहिए। तो मेरा जो मेटल है, सॉलिड क्रिस्टल एलिमेंट जो है एल्कली मेटल, उसको रिएक्टिव होने का, उनके रिएक्टिव होने का मतलब है कि उनका आयन तुरंत बन गया। लेकिन आयन में M+ नहीं बना, M+ एक्वस बने, क्योंकि गैस आयन अनस्टेबल होते हैं। पिछले दिन हमने बोला था, याद करो, हमने पिछले दिन एक बार रिपीट किया था कि गैस वाले जो आयन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसलिए आयन को किस फेज में रखा गया? एक्वस में। अब ये प्रोसेस मेरा जितना आसान होगा, ये प्रोसेस मेरा, ये ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन? अच्छे से देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। कैसे? 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, LEO। तो दिस इज ऑक्सीडेशन।
तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन एजेंट हुआ? पता चल गया आपको कि क्यों हमने रिड्यूसिंग पावर लिखा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में ध्यान से सुनिए, इस प्रक्रिया की डेल्टा एच, इस प्रक्रिया की डेल्टा एच नेगेटिव में जितनी ज्यादा हो, या इसको ऐसे नहीं लिखिए आप, ऐसे लिखिए आप इसको, चूंकि अभी डेल्टा एच ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये जितना इजफुल ऑक्सीडेशन होगा, इजफुल ऑक्सीडेशन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये कन्वर्जन जितना क्या हो, आसान। आप क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल उतनी ज्यादा होगी या कम होगी? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल उतनी ज्यादा होगी या कम होगी? ये कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, शॉर्ट में बोल रहा हूं क्योंकि अगला स्टेप कनेक्टेड है। मैंने बोला रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब क्या है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को अपन उनका रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर? क्योंकि मेटल रिएक्टिव होने का मतलब है कि मेटल कंपाउंड बनाने जा रहा आसानी से। कंपाउंड तब बनाएगा जब वो कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब वो आयन बनाएगा। लेकिन यहां पर आयन स्टेबल बनाना है। रिएक्टिविटी को परिभाषित करने के लिए आयन को कैसा बनाना जरूरी है? स्टेबल, मतलब एक्वस में बनाना जरूरी है, गैस में नहीं बनाना है। किसमें? हमेशा एक्वस में। तो मेरा जो मेटल है, सॉलिड क्रिस्टल है, मेटालिक क्रिस्टल, ये मेरा मेटल एक्वस में गया, आयन एक्वस में गया। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जितना आसान ऑक्सीडेशन होगा, कन्वर्जन होगा, रिएक्टिविटी मेरे मेटल की उतनी खुद ब खुद क्या हो जाएगी? ज्यादा बोली जाएगी। अब जरा सोचो, इस कन्वर्जन में क्या क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स। अब ये कन्वर्जन कब आसानी से होगा? जरा सोचो ना। आपने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी लो, जी नहीं, फिर से सोचिए, इस कन्वर्जन को क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे आपने बोला, मैंने बोला नहीं, कुछ और भी चीज है, समझिए अच्छे से। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं चाहिए, एफिनिटी चाहिए ही नहीं ना। इस कन्वर्जन को क्या चाहिए? सॉलिड मेटालिक क्रिस्टल को स्टेबल एक्वस आयन में बनाना। आप स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज में पहुंचाना। इस कन्वर्जन को क्या चाहिए? मैंने ये पूछा। डेल्टा एच कौन सी? डेल्टा एच नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव। तो डेल्टा एच आएगा क्या यहां पे? कैसे डिफाइन होगा डेल्टा एच? आप देखिए ना, वो मेटल है ना, मेटल एटम है या मेटल क्रिस्टल है? क्रिस्टल में एक एटम है या इनफिनाइट है? आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो आपको क्या इतना नहीं समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? सॉलिड से कि गैस से? ना, गैस से। शुरू में बोला है, हमने पढ़ाया, इसीलिए आप नहीं अप्रोच कर लगा पा रहे। इलेक्ट्रॉन किससे निकालना होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी परिभाषित किस स्टेट में होती है? गैस में। दिमाग में डाल ले, आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन किस स्टेट में होती है? गैस फेज में हमेशा। सॉलिड फेज में आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन नहीं होती। तो आपको गैस फेज में लेके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारा मेटल गैस में है कि सॉलिड में? तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? गैस में ले जाना पड़ेगा। सॉलिड को गैस में ले जाने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? सब्लिमेशन। तो इट रिक्वायर्स, इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब अगला स्टेप किसकी जरूरत पड़ेगी? गैस में चला गया, अब अगला स्टेप क्या होगा? बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? तो प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन जो निकला, सोडियम गैस, वो Na+ गैस में चला गया। बोलो, अब Na+ गैस ही आंसर है, डेस्टिनेशन है, या Na+ एक्वस? तो गैस और एक्वस में क्या अंतर है? अब पानी डलाएगा, वाटर जाएगा। वाटर जाने पर क्या होगा? अनुमान लगाओ। आयन में जब पानी डालोगे तो क्या होगा? कोई भी गैस आयन है, इसको अगर आपने पानी डाला तो क्या होगा? ये आयन है, अगर आपने वाटर डाला तो वाटर के डायपोल्स चारों तरफ से इसे क्या करेंगे? घेर लेंगे। क्या सही है? वाटर में एक छोर कौन है? डेल्टा माइनस, और दूसरा छोर कौन है?
तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस इसको चारों तरफ से डेल्टा माइनस क्या कर लेगा, घेरेगा, और यहां इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। बोलो, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी तो इससे एनर्जी बनेगी कि रिलीज होगी, रिलीज होगी। अट्रैक्टिव फोर्स से हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज होने वाली एनर्जी, रिलीज हीट ही क्या कहलाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहलाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन। अच्छे से समझिए, इसको लिख दिया हीट ऑफ हाइड्रेशन को डेल्टा एच एच ई, और चूंकि रिलीज हुई है तो माइनस लगा दिया। देख लो अच्छे से, तीन स्टेप है मेरा। क्या क्या स्टेप है, ढंग से। पहला स्टेप क्या है, सॉलिड गया है किसमें, गैस में। दूसरा स्टेप क्या है, वो गैस किस में गया, आयन में। तीसरा स्टेप क्या है, आयन किस में गया, एक्वस में। तो तीसरे वाले में एनर्जी लगी या रिलीज हुई, रिलीज होने को किस साइन से दिखाना है, तो माइनस डेल्टा एच एच ई। क्या आपको समझ में आया, अब जरा सोचो, सोचो अच्छे से। छोटू ये क्लियर हुआ आपका, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, हाइड्रेशन समझ गए सभी लोग। इस चीज को हम बोलते हैं क्या है, हाइड्रेशन। देखो जी, एक टर्म और मिलता जुलता पढ़ा था आपने, हाइड्रोलिसिस। वो भी पानी में होता था, वहां क्या होता था, पानी से रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यहां रिएक्शन हो रहा है क्या, नहीं, ये पानी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। फिजिकल इंटरेक्शन या केमिकल, फिजिकल। तो फिजिकल इंटरेक्शन इज हाइड्रेशन, वहां पे क्या था, केमिकल रिएक्शन, दैट वाज हाइड्रोलिसिस। अंतर समझ में आ गया, ठीक है, आ जाओ। तो पॉइंट को देखिए अच्छे से। अब मतलब मैंने बोला कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जब आप परिभाषित करते हैं, तो यहां पर मैंने बोला कि जब आप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिफाइन करते हैं तो यहां पर तीन चीजों की जरूरत होती है। वो तीन चीज कौन कौन सी है छोटू, पहली हीट ऑफ सब्लिमेशन, दूसरी आयोनाइजेशन, और तीसरी हाइड्रेशन। ठीक है, बढ़िया से सुनिए, कितना मजेदार पॉइंट है, कितना मजेदार पॉइंट है, अब एहसास होगा आपको। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि जरा सोचो सोडियम रिएक्टिव क्यों है, हा? तो आपने क्या वहां पे हमें सीख मिली, क्यों रिएक्टिव था भाई अल्कली मेटल। हमने आपको ऐसे समझाया, एटम आराम से बन जाओ, और एटम एक बार बन गया तो भाई रिएक्टिव हो गया। ठीक है, तो समझो वो इसमें से कौन सा स्टेप था, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कम होगा या ज्यादा, कब ये कन्वर्जन आसान होगी, सोच के। मैंने बोला मेटल रिएक्टिव है या उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी कब, जब ये प्रोसेस आसान होगा या मुश्किल। तो जितनी ये प्रोसेस आसान होगी, रिएक्टिविटी उतनी मेटल की क्या होगी। तो इस प्रोसेस में मैंने देखा तीन चीजों की जरूरत है, आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन। क्लियर है। तो आप ये बताओ कि सब्लिमेशन कम होगी तब ये प्रोसेस आसान होगी, या सब्लिमेशन ज्यादा होगी तब ये प्रोसेस आसान होगी। बोलो, सभी को समझ में आ गया होगा, कम, क्योंकि मैं एनर्जी दे रहा हूं तो एफर्ट दे रहा हूं। तो आसान प्रोसेस कब होता है, जब एफर्ट ज्यादा लगे या कम लगे। इसलिए ये वाली ज्यादा होनी चाहिए या कम। तो यही तो मैंने बोला, एल्कली मेटल का भैया हीट ऑफ सब्लिमेशन बहुत कम है, इसलिए एल्कली मेटल्स रिएक्टिव है, यही ना भी पढ़ा। अच्छा चलो, अब दूसरा, आयोनाइजेशन ज्यादा या कम, क्यों जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में ये भी एफर्ट है, तो लगने वाली एफर्ट क्या होनी चाहिए, तो ये भी चाहिए कम। सही है। अच्छा ये बोलो, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, एक्सेलेंट, ज्यादा, क्योंकि ये लग नहीं रही है, रिलीज हो रही है, और यही स्टेबलाइज कर रहा है बेसिकली। ये दोनों तो बर्बाद कर रहा है, ये तो एनर्जी देनी पड़ रही है। मतलब समझो, रिएक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करना, ना एटम में कन्वर्ट करना, हाइड्रेशन, जो दिखता भी नहीं है। आया समझ में। तो रिएक्टिविटी के लिए सबसे बड़ी चीज, मतलब एक अच्छी और बड़ी चीज कौन सी है, हाइड्रेशन। एक्चुअली स्टेबलाइज तो यही कर रहा है, तो ये क्या होनी चाहिए, सबको क्लियर हो गया। तो इस तरह से अपना इसमें जो गया, सबसे पहला स्टेट मेरा सोडियम सॉलिड किसमें गया, सोडियम गैस में।
अगला स्टेप सोडियम गैस किस में गया, Na+ एक्वस में। और इस वाले स्टेप में कौन सी एनर्जी देनी पड़ी, सब्लिमेशन। इस वाले स्टेप में कौन सी एनर्जी देनी पड़ी, ΔH आयोनाइजेशन ना, आयोनाइजेशन सही है। और सॉरी 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 यहां गलत लिखा गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सही कर देना। Na+ क्या हो जाएगा, गैस। अगला स्टेप क्या हो जाएगा अपना, Na+ एक्वस। और यहां पे मुझे क्या लिखनी है, माइनस ΔH He। He मतलब हाइड्रेशन निकाल के। क्लियर हो गया। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के 3 पहलू। अगर कोई मेटल अब मुझे पता है कि रिएक्टिव है, तो इसी 3 कारण में से कुछ कारण हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या तीनों हो सकता है। आराम से सीखा जाए। आपने सुना होगा कि लोहा रिएक्टिव है, आयरन रिएक्टिव है, सुना है कि नहीं सुना, सभी को पता है आयरन रिएक्टिव। अब जरा सोचिए, अगर यहां पे मैं ये बोलूं कि आयरन रिएक्टिव है, तो ये किस वजह से, पहला स्टेप काम करेगा वहां या नहीं, करेगा जी। ये बच्चे बच्चे को पता है, लोहे को गैस में ले जाना भाई बहुत मुश्किल काम है, पिघलाना मुश्किल काम है, लिक्विड में ले जाना डिफिकल्ट है, ये तो गैस में ले जा रहे हैं। इसका मतलब जितनी आसानी से आपने ये बोल दिया, अरे सर सीजियम इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि मात्र 78 किलोजूल पर मोल, 78 किलोजूल पर मोल उसकी सब्लिमेशन एनर्जी है। ठीक है, वहां पर ये लॉजिक सेम नहीं दे सकते किसमें, आयरन में। डी ब्लॉक मेटल में ये लॉजिक नहीं दे सकते क्योंकि डी ब्लॉक मेटल हार्ड होता है, उनकी सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वहां पे ये लॉजिक नहीं हो सकता। वहां इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होता है क्योंकि साइज बड़ी होने से आयोनाइजेशन कम होती है, तो साइज तो बड़ी एस ब्लॉक की है, तो वहां पे क्या रीजन होता होगा, हाइड्रेशन। तो कुछ समझ में आया। इनऑर्गेनिक में हमेशा अक्सर जवाब बदलते रहता है एक ही सवाल का, तो आपको इसीलिए थोड़े बहुत डाटा का अनुमान आना जरूरी है। मतलब अब आपको यह क्लैरिटी आ गई कि भाई हम लोग जो कभी समझते थे मेटल के रिएक्टिव होने का क्या मतलब, तो सबसे पहले समझ में आता था जब तक हमने नहीं पढ़ा था सही से, इलेक्ट्रॉन लूज जो आसानी से करेगा वो रिएक्टिव है। तो पहले आपको समझ में आती थी कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो रिएक्टिव है। अभी आपने सीखा किसी की सब्लिमेशन भी कम है तो भी रिएक्टिव है। फिर आपने सीखा अरे ये दो तो कोई पॉइंट है ही नहीं, असली पॉइंट तो हाइड्रेशन है, वो ज्यादा है तो रिएक्टिव है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी को डील करना चाहूं तो तीनों पॉइंट को एल्कली मेटल में डील करता हूं। ध्यान दे, एल्कली मेटल में सब्लिमेशन किधर कम है जी, ऊपर या नीचे, सोच के, नीचे कम है, पढ़ा अभी। इसका मतलब सब्लिमेशन क्या कह रहा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे वाला। अगला पॉइंट आ जाए, आयोनाइजेशन कम चाहिए या ज्यादा चाहिए दोस्त, कम। तो कम आयोनाइजेशन किधर मिलेगा अपना, ऊपर या नीचे, नीचे। क्यों मिलेगा लोग, क्योंकि साइज बड़ी है, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साइज बड़ी किधर है, नीचे, इसलिए नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी लोग, कम हो जाएगी। क्लियर हो गई अच्छे से। अब तीसरी पॉइंट क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन रिलीज होनी है, हाइड्रेशन कब ज्यादा होगी, कब ये रिलीज होगी, सोच के देखो, अच्छे से सोचो। जब साइज बड़ी हो या छोटी हो, ठीक से अच्छे से सोचें। सोचो सोचो सोचो, साइज इसकी बड़ी हो या छोटी हो, किस सिचुएशन में हाइड्रेशन ज्यादा हो। ये अट्रैक्टिव फोर्स ही है ना छोटू, ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो आप दिमाग लगाओ ना, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए या कम, ज्यादा, तभी ना हाइड्रेशन ज्यादा होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा कब होगी, दिमाग लगाओ, जब साइज छोटी होती है तब या बड़ी होती है तब। दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन कब ज्यादा होता है जी, Q1 Q2 दो चार्ज है, इनके बीच F अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, जब साइज डिस्टेंस क्या होती है, कम। तो डिस्टेंस कब कम होगी, जब इसकी साइज क्या होगी, छोटी। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रिलीज होने वाली एनर्जी, नेगेटिव में रिलीज होने वाली एनर्जी है, ये कब कम होगी, ज्यादा होगी, जब साइज छोटी होगी।
समझ में आया? तो हाइड्रेशन क्या कह रही है कि रिएक्टिविटी एल्कली मेटल्स में किधर की तरफ ज्यादा होनी चाहिए, नीचे या ऊपर? ऊपर। जबकि बाकी दो चीजें क्या कह रही है, नीचे। इसी में पॉइंट क्या बन गया कि ऊपर वाला हाइड्रेशन ज्यादा रिएक्टिव कर रहा है और ऊपर वाले को आयोनाइजेशन और सब्लिमेशन कम रिएक्टिव कर रहा है। लिथियम एबनॉर्मली ज्यादा रिएक्टिव है। किस पॉइंट की वजह से? हाइड्रेशन एनर्जी हाई हो गई होगी अचानक कि लो? हाई हो गई होगी। समझ में आया? तो चलो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और रिड्यूसिंग पावर का ये बेसिक थियरी है। अब मैं इसको लिख रहा हूं किसके लिए? एल्कली मेटल्स के लिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किधर की तरफ रिएक्टिविटी जाएगी? नीचे। ये तो कंक्लूजन आपको पता है, रिएक्टिविटी लेफ्ट एंड डाउन है। बोलो, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स किधर जा रही है? नीचे। मैंने एबनॉर्मली किसको लिखा? इसका मतलब ये कौन सा फैक्टर लग गया नीचे? हाँ, लिथियम, ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या आपको समझ में आ गई ये चीजें? अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा, अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि भैया ये बताओ सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, वाई? क्या बोलोगे आंसर? लो आयोनाइजेशन एनर्जी ना, और सब्लिमेशन भी तो, दोनों ही चीजें नीचे लो है ना। लो हीट ऑफ सब्लिमेशन किसकी जी? ऑफ पोटेशियम ना। बोलिए, क्या हाइड्रेशन का जिक्र होगा यहां? क्यों नहीं होगा? हाइड्रेशन चाह रहा था सोडियम ज्यादा रिएक्टिव हो कि पोटेशियम। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये अभी अब एंटायर कोर्स में ये चीजें चलेंगी कि जब जब मेटल की रिएक्टिविटी की बात होगी तो आपके दिमाग में उस समय क्लिक करनी चाहिए, सर 3 वजह में से कोई एक वजह रही होगी या कोई 2 वजह रही होगी, या हो सकता है तीनों हो। देखना पड़ेगा, हालांकि ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा, हम लोग देखते रहेंगे। अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? डी ब्लॉक के मेटल में अगर कोई मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता होगा तो क्यों होता होगा? सब्लिमेशन लो नहीं हो सकती है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो नहीं हो सकती डी ब्लॉक में, तो वहां पे क्या हाई होती होगी? हाइड्रेशन एनर्जी हाई होती होगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट था छोटू। अब आगे आया जाए, अब और मजेदार चीज बता रहा हूं। आयोनेशन का टर्म लगेगा क्यों नहीं? मेटल आएगा तो तीनों टर्म्स लगेंगे, हर बार लगेंगे। मैंने बोला वो फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोनेशन डी ब्लॉक में हाई होती है या लो होती है? हाई होती है। तो अगर आयोनेशन एनर्जी हाई होती है तो क्या हाई आयोनेशन एनर्जी कह रहा है कि तुम अच्छे रिएक्टिव हो जाओ? नहीं। कन्वर्जन आसान कब होगा? जब आयोनेशन लो हो। तो जैसे सोडियम, हाइड्रेशन क्या कह रहा था सोडियम से? आप ज्यादा रिएक्टिव बनिए, लेकिन किन दोनों ने मिलकर हाइड्रेशन को दबाया? तो चुप, हमारे हिसाब से डिसाइड होगा, सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन में। इनऑर्गेनिक में हमेशा यही है, पहले मैजिक तब लॉजिक। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? पहले कुछ उपाय लगा के, जुगाड़ लगा के आपको आंसर्स पता होने चाहिए कि मुझे किसको बोलना, उसके बाद रीजन सप्लाई होंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, घंटा लगाओगे आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन और हाइड्रेशन, कैसे लगाओगे बताओ? अगर आपको अभी नहीं पता होता कि लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है, आप कैसे बोलते कि ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन? भैया ये सब्जेक्ट अलग है। फिजिक्स पढ़ने के समय में क्वेश्चन बनाने से पहले आंसर्स पता होता है क्या? मैथ्स में पता होता है किसी को? किसी सब्जेक्ट में नहीं मालूम होता आंसर्स, आंसर्स ही लाना है। यहां पे क्या है? आंसर पहले पता होना चाहिए, तब प्रोसेस समझ में आएगा, या प्रोसेस आप रीजन लगा पाओगे। तो यहां पे आंसर भी पूछे जाते हैं और रीजन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सब्जेक्ट। फैक्ट्स हमेशा तुरंत तुरंत क्या होता है? बदलते रहता है। तो चलो ये क्लियर हो गया। तो पूरे एंटायर पीटी में जो आप बोलते हो लेफ्ट एंड किधर? डाउन। क्या बोलते हो? लेफ्ट एंड डाउन। क्या बोलते हो? मेटेलिक रिएक्टिविटी। मेटल की रिएक्टिविटी को ही क्या बोलते हो आप? मेटल का कौन सा पावर? रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि मेटल्स कौन एजेंट है? रिड्यूसिंग। ये बातें मैंने मेटल के लिए करी है, मेटल आयन के लिए? मेटल के लिए। गौर करिए, जो आयन बना है, बना क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, बातें मैंने किसके लिए की हैं? तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि सोडियम प्लस रिड्यूसिंग एजेंट हुआ?
भैया सोडियम प्लस बोल दोगे ना तो मतलब आपको केमिस्ट्री के नाम पे सी आ रहा है, सी समझते हैं ना? हाँ हाँ, अपना परिचय तो अच्छे से समझते हो। बहुत बवाल हो जाएगा, सोडियम प्लस कोई एजेंट नहीं है, ना रिड्यूसिंग ना ऑक्सीडाइजिंग। तो मेरा अच्छे से समझो, ये नहीं बोल देना सर आपने तो पढ़ाया था लो सब्लिमेशन एनर्जी के कारण सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा है, तो सर Na+ तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। अरे बैल, हमने आपको Na के बारे में बताया, Na+ के बारे में नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए क्या होना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na+ से इलेक्ट्रॉन निकाल के Na2+ बनवाओगे बे, तभी ससुराल वाले घुसने देंगे तुमको ससुराल में? हाँ, भगा देगा लोग। किसके यहाँ बेटी का ब्याह करवाया हमने, Na पर 2+ बना रहे हैं, छी। तो मेटेलिक रिएक्टिविटी किधर लिखते हैं लोग? लेफ्ट एंड डाउन। तो लेफ्ट एंड डाउन रिड्यूसिंग पावर अपना इंक्रीज किया। अब जरा सोचो इसके पीछे का कॉमन रीजन क्या बन रहा है? ये जो रफली लिखा, ये स्ट्रिक्ट ट्रेंड है या जनरल ट्रेंड है? स्ट्रिक्ट में तो अभी देखा लिथियम कूद गया, हा? तो ये एक जनरल ट्रेंड है। अच्छा, और पॉइंट, जनरल ट्रेंड है हमेशा के लिए या फिर एस और पी ब्लॉक के लिए? क्योंकि कोई भी ट्रेंड डी ब्लॉक के लिए डिफाइन नहीं है, उसको अलग से करना पड़ता। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पॉइंट आया। मतलब सर अब ये भी समझ में आ गया ये हमेशा नीचे नहीं होगा, ये धोखा है। और ये भी समझ में आ गया हमेशा लेफ्ट भी नहीं होगा, ये भी धोखा है। ये जनरल ट्रेंड है, क्योंकि एक फैक्टर से ये डिसाइड नहीं हो रहा है सर, 3 फैक्टर से डिसाइड हो रहा। तीनों जाके जुटेगा, अलजेब्रिक सम होगा, तब डिसाइड होगा मुनाफा हुआ है कि नुकसान। ज्यादा लगाया है कि ज्यादा रिलीज की है? ज्यादा रिलीज करी तो मुनाफा हुआ कि नुकसान? मुनाफा। और ज्यादा लगा दिया तो नुकसान। समझ में आ रहा है? ऐसे धीरे धीरे खुलेगा। तो ये जनरल ट्रेंड है, और वो भी किसके लिए? एस एंड पी ब्लॉक मेटल्स। क्लियर है जी? चलिए आ जाइए। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था ये जनरल ट्रेंड किस आधार पे बनाया गया? तीनों के आधार पे, या आयोनाइजेशन के आधार पे, या सब्लिमेशन के आधार पे, या हाइड्रेशन के आधार पे? सोच के जवाब दीजिए। ये जनरल ट्रेंड किस आधार पे बना है? आयोनाइजेशन के बेसिस पे, सब्लिमेशन के बेसिस पे, कि तीनों के बेसिस पे? आयोनाइजेशन के बेसिस पे। सिर्फ किस ग्राउंड पे? आयोनाइजेशन के ग्राउंड। क्लियर हो गया? क्योंकि वही एक फैक्टर है जो एस और पी ब्लॉक में लगभग रेगुलर है, लेफ्ट एंड डाउन। तो ये जो जनरल ट्रेंड है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस हैज बीन एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? लेकिन ये सही है कि गलत होना चाहिए? अगर एग्जैक्टली मैं प्रिसीजन लेवल पर बात करूं तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हुआ ना। इसीलिए पहले जनरल सीखे तभी तो प्रिसीजन में जाए हम। पहले जनरल ही नहीं आएगा तो प्रिसीजन कहां से? क्लियर हो गया? अब आ जाइए। अब और मजेदार चीज में हम लोग जाए यहां से। पहले हमने सुलझाया रिएक्टिविटी मेटल की किसे कहते हैं। एक रिएक्टिव होने का मेटल का मतलब क्या है कि कंफर्टेबली, आराम से मेटल सॉलिड, मेटल आयन एक्वस में खुद को क्या कर रहा? ट्रांसफॉर्म कर रहा। ठीक है? अब मैं अलग अलग चीजों की तरफ लेके जाऊं इसी को, तो मायने बदल सकते हैं। जैसे अगर अब मैं बोलूं कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल टुवर्ड्स वाटर, तो कितनी शानदार चीज है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स वाटर। अब ट्रेंड यही हो जरूरी नहीं रहेगा। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ट्रेंड यही हो जरूरी नहीं। कुछ आया समझ में क्या बोला? जनरल ट्रेंड अलग चीज है और किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की तरफ ट्रेंड अलग चीज है। जनरल ट्रेंड सिर्फ इस बात को दिखाता है कौन आसानी से एक्वस स्टेबल आयन बनाता है। सब्सटेंस की तरफ जो डिसाइड होगा ट्रेंड, वो इस बात को भी लेकर डिसाइड होगा जो बना है प्रोडक्ट, उसकी स्टेबिलिटी किधर की तरफ ज्यादा। फिर से मैं समझा रहा हूं।
आप 15 20 25 50 लोग हो, स्टूडेंट्स हो, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं। जनरल ट्रेंड आपके पढ़ाई के एफर्ट की, आप 10 में को ऑर्डर बना, पढ़ाई के एफर्ट की जनरल ट्रेंड, क्या वो इस आधार पे बनेगा कि किसको फिजिक्स अच्छा लगता है, किसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसको मैथ्स अच्छी लगती है? नहीं। वो किस आधार पे बनेगा? जनरल मार्क्स के आधार पे। सर रेगुलर बेसिस पे जो ट्रेंड मार्क्स आ रहे हैं उसका एक ट्रेंड क्या है, कौन बार बार टॉप पे रह रहा है, कौन सेकंड टॉप पे, कौन थर्ड, यही ना हो सकता है। जनरलाइजेशन में यही करोगे। लेकिन मैं बोलूं रिएक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स केमिस्ट्री, क्या ट्रेंड वही रहेगा? जरूरी है। रिएक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स फिजिक्स, ट्रेंड वही रहेगी? जरूरी है। आपको समझ में आया मैंने क्या समझाया? अब जब मैटर आएगा कि किस सब्सटेंस की तरफ आपको रिएक्टिव है करना है, तो डिसाइड ये करेगा पढ़ने वाले में केमिस्ट्री, किसने केमिस्ट्री में पढ़ के केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर लाया। कुछ आया समझ में? तो उसकी केमिस्ट्री की तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा बोली जाएगी ना जी। मतलब प्रोडक्ट जो बना, रिजल्ट आपका क्या है? मार्क्स, प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट बना उसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो अगर मैं वाटर से रिएक्टिविटी इनकी बोलूं, किससे रिएक्टिविटी बोलूं? वाटर से। तो अब ये भूल जाना है मुझे, क्या भूल जाना है? ये जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वहां पर बस एक्वस आयन बनाने थे। अब वाटर की तरफ अगर रिएक्टिविटी मुझे चेक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी से वाटर के रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, हमारे मेटल को वाटर की तरफ रिएक्ट करने की टेंडेंसी उसके लिए ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। कितने लोगों को ये समझ में आया? हाथ उठाइए। सोचो कितना बढ़िया, सुलझा हुआ भी बहुत शानदार है, लेकिन लोग का सुलझा हुआ नहीं है। तो ये चीज आप इसीलिए मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूं कि आपको पहले एलिमेंट्री चीजें आनी चाहिए। आप पूरा पढ़ रहे हो, पूरी केमिस्ट्री समाप्त है, बच्चे से उठा के पूछो ना रिएक्टिविटी का मतलब क्या समझते हो, घंटा नहीं समझते हैं सर। कुछ एक ही बात समझ में आती है, जल्दी कौन रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने का मतलब क्या वो भी नहीं पता है। तो कितना इसके पीछे कॉन्सेप्ट के पीछे कॉन्सेप्ट है, एकदम लेयरिंग। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं? एल्कली मेटल की जनरल ट्रेंड लिखने के बाद मैं डिसाइड करने वाला हूं अलग अलग चीजों की तरफ। आ जाओ, अब मैं दिखाऊंगा उसके बाद कि आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई कितनी प्यारी लाइन है, लेकिन छोटी सी लाइन, उसका इलेबोरेशन गायब। पॉइंट ये है, क्योंकि हम लोग आज टॉपिक ही रखा था हम लोगों ने कि वाटर से रिएक्शन था ना एलिमेंट का, हम लोग धीरे धीरे उस एरिया में जाए। पॉइंट ये है कि एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स वाटर। वैसे तो ये डिटेल में अभी आगे आएगा, फिर भी रफली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको ये बात मालूम है कि नहीं कि एल्कली मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा, तो चूंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन होता है कि हॉट से? कोल्ड, नॉर्मल मतलब सामान्य, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है। एस ब्लॉक पढ़ लिया, ये कई बार हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या बनाता है, ध्यान है? प्रोडक्ट क्या बनता है? मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं। याद करो, सोडियम पानी से रिएक्शन किया तो क्या बनाया? सोडियम वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? NaOH प्लस हाइड्रोजन, NaOH प्लस H2। ठीक है, तो चलो क्या लिखा दोस्त हमने? MOH लिख दिया और प्लस क्या? H2। हाइड्रोजन गैस से निकल जाएगी, आपने पढ़ा है, कोई खास बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है और हल्की गैस है तो तेजी से निकल जाएगी, या पानी में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। अब आ जाओ, आप ये बताएं ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या इंडो? अपने एकदम बेसिक नॉलेज को सोच के, एक्सो या इंडो? एक्सो। कैसे डिसाइड हुआ? हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मतलब हीट रिलीज किया, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। बोलो, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ डेल्टा H नेगेटिव, एक्सो एक्स निकलना, एग्जिट, डेल्टा H नेगेटिव, रिलीज हुई। अच्छे सुनिए, अब इसमें हीट रिलीज हो रही है। अब मेरा ये एल्कली मेटल में है क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम है। बोलिए क्या छोटू? इस डेल्टा H का क्या मतलब? ये डेल्टा H रिएक्शन। बहुत बढ़िया सवाल छोटू, पूछिए, बहुत अच्छा लगता है कोई पूछता है।
डेल्टा एच, अच्छा आप डेल्टा जी बोलना चाहते हैं, तो आप हमसे भी एक स्टेप ऊपर प्रबुद्ध इंसान है, वो बोलिए तो और अच्छा है। लेकिन हम लोग अभी डेल्टा एच पे ही चल जाते हैं, काम निकाल लेते हैं। वो बोले तो और बेहतर चीज, आप डेल्टा एच से ही अभी फिलहाल चले, क्योंकि डेल्टा जी को इस तरीके से डील करना थोड़ा खतरनाक होता। तो डेल्टा एच इस रिएक्शन की ना, इस स्टेप में जो डेल्टा एच है, मतलब सारा एनर्जी लगा रिलीज हुआ सबका जोड़ जार के, ठीक है, क्लियर है, वो रिलीज हो गया। अब मैंने बोला ये प्रोडक्ट क्या बनाया लोग, LiOH, ये क्या बना रहा, NaOH, ये क्या बना रहा, KOH, ये क्या बना रहा, RbOH, और ये क्या बना रहा, CSOH, और सारे में साथ में क्या निकल गया है, हाइड्रोजन। ध्यान से, कहानी ये है, इन सब में भी तो प्लस बना ही ना, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस बना। कहानी ये है कि जब ये आयन बना रहे थे, ठीक है, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, यहां हीट जो रिलीज हुई है, रिएक्टिव ज्यादा किसको होना चाहिए था, लिथियम, किसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन पानी के तरफ लिथियम धीरे से रिएक्शन करता और सीजियम, समझ रहे हैं, एक्सप्लोजन तो नहीं कह लीजिए, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा वायलेंट बोल लीजिए, आप वायलेंट बोलिए, ज्यादा बेटर वर्ड, एक्सप्लोजन नहीं बोलना चाहिए, विस्फोट नहीं है। लिथियम काम एकदम काम होकर रिएक्शन करता, मतलब एकदम स्लो शांत रिएक्शन लिथियम की वाटर से, लेकिन सीजियम की रिएक्शन वाटर से वायलेंट, मतलब सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है वाटर की तरफ। अब दिमाग लगाइए क्यों, जो हीट रिलीज हो रही थी, ये हीट इतनी ज्यादा है और संयोग से सीजियम की सब्लिमेशन इतनी कम है, फिर से रिपीट करें, हीट इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है और संयोग से सीजियम की सब्लिमेशन बहुत कम है। इन लोगों की सब्लिमेशन इतनी कम है कि ये हीट ही सफिशिएंट हो जाता है इनको गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर कोई चीज, कोई सॉलिड एलिमेंट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप समझ रहे हैं एक स्टेप तो आराम से निकल गया, समाप्त हो गया। कौन वाली स्टेप, सब्लिमेशन वाली। तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। और आपने ऐसे भी सुना है, रिएक्टिविटी सॉलिड फेज से ज्यादा लिक्विड फेज, लिक्विड फेज से ज्यादा उसी सब्सटेंस के गैस फेज में होता है, सरफेस एरिया के कारण और मोबिलिटी के कारण, उसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोई भी चीज, जैसे कोयला सॉलिड है, इतना कॉमन सेंस होगा आपको, पाउडर करके दोगे तब जल्दी जलेगा कि सॉलिड कोयले को रखने पर, क्यों, सरफेस एरिया बढ़ जाता, कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता। और अगर उसको गैस कर दोगे तब तो और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। आप कुकिंग गैस को देखते हैं, तो कुकिंग गैस गैस फेज में रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, अगर सॉलिड फेज में कर दिया जाए तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में जाने पर एक्चुअली क्या बढ़ रहा, सरफेस एरिया और कॉलिजन। गैस में कॉलिजन क्या होगा, रिएक्टेंट के बीच ज्यादा, तो जितना कोलाइड करेगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एनीवेज क्या बोला आपको, ये समझ में आया। नीचे जाने पर मैंने लिखा सीजियम इज, सीजियम या पोटेशियम इज मच मोर वायलेंट टुवर्ड्स वाटर, सबके बारे में बोल रहा हूं, देन किसके रिस्पेक्ट में जी, देन लिथियम। और क्या बोल सकते हो, सीजियम या पोटेशियम, ये आर मोर रिएक्टिव देन किसके, लिथियम टुवर्ड्स वाटर। क्या लॉजिक बना, लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखोगे, रिलीज्ड हीट इज सफिशिएंट फॉर द सब्लिमेशन ऑफ किसका,
सब्लिमेशन ऑफ सीजियम टू या सीजियम या पोटेशियम या रेबिडियम वगैरह या सोडियम। कुछ आया समझ में? बिल्कुल बनेगा। पहले मतलब समझिए हुआ क्या, यहां जो मेरी रिएक्शन हो रही है एक ही बार में मेरा जितना एटम है सब कंज्यूम हो जाएगा क्या? कंज्यूम होना स्टार्ट हुआ, हीट रिलीज होनी शुरू हुई। जो हीट रिलीज हो रही है वो हमारे सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा? गैस में। सरफेस एरिया क्या हो जा रहा? बढ़ जा रहा। कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो जा रहा? बढ़ जा रहा। इसीलिए अब रिएक्शन पहले से क्या हो जा रही है? वायलेंट हो जा रही है। मतलब सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है वाटर की तरफ के लिथियम? सीजियम। क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ बिल्कुल, गैस में गया हुआ एटम फिर वाटर से रिएक्ट करेगा। और क्या छोटू? बिल्कुल, सब की बात हो रही है। सभी वाटर में लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ सभी का, पहले देख लो। किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछो, फिर मैं अगला पॉइंट एक और बोलूंगा। जो रिलीज्ड हीट है वो सफिशिएंट है किसके लिए? सब्लिमेशन ऑफ दीज मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। तो वो गैस में चले गए और गैस में जाने के बाद रिएक्टिविटी हमारी बढ़ गई, इसलिए दे आर वायलेंट टुवर्ड्स वाटर। पहले ये सभी का क्लियर हो गया। अब आराम से आ जाओ सेकंड पॉइंट। एक पॉइंट तो डिस्कस करना बाकी ही है। क्या बताया? एंटायर सब्जेक्ट अलग चीज और केमिस्ट्री फिजिक्स अलग चीज। तो केमिस्ट्री की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव है ये देखने के लिए मुझे केमिस्ट्री का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री का मार्क्स क्या है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना? हाइड्रोक्साइड। अब मुझे इनकी क्या देखनी है? स्टेबिलिटी। ये तो बाकी ही है अभी। इसमें स्टेबिलिटी नीचे की तरफ, ये पढ़ोगे बाद में आगे धीरे धीरे। स्टेबिलिटी किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि सीजियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर देन। कुछ समझ में आया आपको? क्योंकि यहां ये फैक्ट काम किया, हर बार ऐसा होगा नहीं। ये संजोग है। एल्कली मेटल के साथ क्यों हो गया? क्योंकि एल्कली मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए उनके साथ ऐसा संजोग हो गया। लेकिन हर बार ये काम करेगा नहीं। तो हमने क्या बोला? हमेशा क्या लगाना है? स्टेबिलिटी आपको हमेशा देखनी पड़ेगी। तो क्या कंक्लूजन आया? मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा इस तरह से। पहला नंबर टुवर्ड्स वाटर, बोलो रिएक्टिविटी किधर ज्यादा हो गई? लिथियम से ज्यादा, सोडियम से ज्यादा, पोटेशियम से ज्यादा, रेबिडियम से ज्यादा, सीजियम। ए नंबर नहीं, बी नंबर आ गया। ए में तो था जनरल ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी ना, उसको ए कर दे रहा हूं फॉर एल्कली मेटल्स। चलो रहने दो, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, बन जाएगा वो। ए में क्या डाल दिया छोटू? जनरल ट्रेंड ऑफ, नहीं जनरल नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स। इसमें ऑर्डर क्या आया? क्या ऑर्डर आया बताइए? सबसे ज्यादा कौन? सीजियम ना, नहीं सॉरी लिथियम ना जी। सबसे ज्यादा कौन? लिथियम। और उसके बाद सीजियम, फिर रेबिडियम, पोटेशियम और सोडियम। टुवर्ड्स वाटर क्लियर हो गया? तीसरा नंबर। अब लेके चल रहा हूं, मान लो टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2। समझिए अच्छे से। अभी आप सब सीख नहीं पाएंगे, अभी 2-3 पॉइंट सीख जाए वही काफी है। अभी मेरा मकसद यह सिखाना है बस, भाई हर बार रिएक्टिविटी का ट्रेंड उलट पुलट हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन कभी एंटायर कोर्स में नहीं आना चाहिए। सर पढ़ा था कि रिएक्टिविटी नीचे की तरफ होती है, तो इसमें रिएक्टिविटी ऊपर कैसे गई? तो फिर उस समय आप मेरा सर ना खाएं और खुद का भी ना खाएं और फिर अगले दिन सोने का बहाना करके क्लास न छोड़ दें। समझ में नहीं आता, बड़ा अजीब सब्जेक्ट है यार। कभी पढ़ा रहे हैं नीचे हो जा रहा है ऊपर। तो हमने स्ट्रेट इसलिए पहले ही आपको समझाया। ये सब चीजें एलिमेंट्री सीख करके तब आप सब्जेक्ट सीखें तो अच्छा होगा। कि रिएक्टिविटी हर बार क्या हो जाएगी? चेंज हो सकती है ऑर्डर। कभी कभी बीच वाला ज्यादा हो सकता है,
किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की तरफ नहीं हो सकता है, बीच वाला एलिमेंट ज्यादा हो गया, ऊपर वाला है नीचे वाला कम हो गया उससे। तो आ जाओ, हाइड्रोजन की तरफ जब आप बनाओगे तो मेरा सब्सटेंस सोचो क्या बनेगा, अंदाजा लगाओ, जब इनकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराएंगे, प्रोडक्ट सोचो क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, बोलो बोलो। LiH, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही बनेगा। अरे कंबाइन होगा ना जी, मेटल नॉन मेटल, तो कंपाउंड बनाओगे ना, तो उन पे प्लस लोगे ना, तो इन पे क्या लोगे, हाइड्रोजन पे प्लस या माइनस, माइनस लोगे। तो क्या बन गई चीजें, LiH, NaH, KH, RBH एंड CSH। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग इग्नोर करते हैं, ये बन गया। अब मुझे क्या देखनी चाहिए बताओ, क्या देखनी चाहिए, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, एक लाइन में। पिछले वाले में वो क्यों देखा भाई, वहां केस अलग था, वो ये एक्सप्लेन करना था कि क्यों सीजियम ज्यादा वायलेंट है। ध्यान से सुनिए, दो सवाल फिर से, क्यों सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है वाटर की तरफ लिथियम के रिस्पेक्ट में, इसका जवाब होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड मोर स्टेबल देन लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्यों सीजियम वायलेंट है वाटर की तरफ लिथियम से ज्यादा, इसका जवाब होगा रिलीज्ड हीट जो है वो सफिशिएंट है सीजियम के केस में सब्लिमेशन एनर्जी के लिए, इसीलिए मेटल गैस में चला गया, सरफेस एरिया कांटेक्ट एरिया बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा तेज हो गई और वायलेंट वहां ज्यादा हो गया। दोनों सवाल अलग अलग है, कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहीं खोई भी हो, किसी को याद कर रही हो? हाँ पक्का खोई भी हो। अच्छा चलो फिर से, नहीं आया समझ में, फिर बताऊं एक बार, एक बार देखिए अच्छे से। मैंने बोला दो सवाल है और दोनों अलग अलग सवाल है। पहला सवाल, क्यों सीजियम ज्यादा रिएक्टिव है वाटर की तरफ लिथियम के रिस्पेक्ट, इसका जवाब वो नहीं होगा क्या सब्लिमेशन वाला, इसका जवाब होगा सीजियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोडक्ट बना वो मोर स्टेबल है लिथियम हाइड्रोक्साइड से। सीजियम क्यों वायलेंट है वाटर की तरफ लिथियम के रिस्पेक्ट, इसका जवाब वो होगा सब्लिमेशन एनर्जी जो रिलीज जो एनर्जी हुई है, हीट हुई है, वो सब्लिमेशन के लिए सफिशिएंट। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, मिलाना नहीं। किसी को दिक्कत? अब आइए यहां, क्या हुआ छोटू, डेली एसी से ठंड लगती है, इधर ऐसे दुबका हुआ है, ये तो बोरा पहन के आ जाओ ना, बैग लेके एकदम ऐसे मंगवा दे बोरा। ए नीचे देख रहे हो कोई होगा पड़ा हुआ है झाड़ने वारने वाला, वो ब्लैक वाला देखो पीछे रखा हुआ है, मंगवा दो वहां पीछे जो है बेंच बेंच झाड़ते हैं उससे। ठंड लगती है यदि तो फुल पहन के आओ ना, और नहाया कर, नहीं नहा तो इसलिए ठंड लगती है। ठंडी में तो नहीं नहाते हो 15, गर्मी में तो रोज नहाओगे बे, अच्छी शकल देख के लग रहा है कि एक सप्ताह पे नहा के आए हो। सब चुपके हुए, दो सबका हाथ, इसका कोई उपाय नहीं है भाई, वो चलाना होगा, नहीं तो लू मार देगा। यहां पढ़ाने के समय में गर्मी लगती है ना। चलिए, इसमें स्टेबिलिटी देखनी है आपको, स्टेबिलिटी अभी मालूम नहीं है तो मैं फिलहाल बता दे रहा हूं, दो तीन का बस आपको ध्यान रखना, बाकी तो क्या हो जाएगा आपका धीरे धीरे आते जाएगा कोर्स में, तो आप समझते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इसमें स्टेबिलिटी ऊपर, किधर स्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब निकला, हाइड्रोजन की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, स्टेबिलिटी LiH की ज्यादा, CSH के रिस्पेक्ट में, किस की वजह से बोल रहे हैं आप? नहीं, उनका पॉइंट है कि रीजन अगर आपने पूछ दिया तो मैं बताऊं, स्टेबिलिटी को आप दो तरीके से आयोनिक कंपाउंड में डिसाइड कर सकते हैं, एक लैटिस से डील कर सकते हैं और दूसरा पोलराइजेशन से डील कर सकते हैं। लैटिस मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, तो अगर लैटिस ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और पोलराइजेशन कम हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आमतौर पे यदि वो सिस्टम मतलब दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, बाइनरी सिस्टम, तो लैटिस लग जाती है, तो लैटिस ऊपर ज्यादा इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा।
लेकिन बाकी LiOH वाले में उसमें पोलराइजेशन लगेगा। या इसको रफली ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, रफली क्या, अगर 2 ही एलिमेंट है तो ऊपर, अगर 2 से ज्यादा है तो नीचे, ऐसे रफली याद रख सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी क्लिक कर सकता है, बाकी अभी जरूरत नहीं है, फिर भी किसी को क्लिक करवाना है तो अगले एग्जाम्पल के लिए तो वो क्लिक कर सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आ जाइए। तो स्टेबिलिटी ऊपर हो गई, इसका क्या पॉइंट निकला बताइए, क्या निकल लिखने वाला हूं मैं। देयरफॉर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, बोलो जी, क्या ये वाला ट्रेंड होगा, ये वाला ट्रेंड होगा, बिल्कुल अलग होगा। किधर की तरफ होगा एग्जैक्टली कितने लोग को समझ में आ गया? लोग हाथ उठाओ। नहीं आया आपको? आ गया, ठीक, समझ गए। एक और एग्जांपल करके हट रहे हैं इस टॉपिक से। यहां से मान लो ले लिया आप लोगों का फेवरेट H2SO4, क्या ले लिया, कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो सोचो पहले बनेगा क्या, क्या बनेगा। पढ़ा तो है 9th-10th में, खूब पढ़ा है सर, पढ़ा तो है 9th-10th में, लेकिन अब 9th-10th वाले किसी भी चीज पे भरोसा नहीं, सही पढ़ा कि गलत पढ़ा। क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। हाँ, Li2SO4 Na2SO4, मतलब सल्फेट M2SO4 से लेकर के क्या बना, CH2SO4, और साथ में क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। अब क्या है, 2 या 2 से ज्यादा है तो स्टेबिलिटी किधर जाएगी, नीचे। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी किधर की तरफ जाएगी, नीचे। तो बोलो रिएक्टिविटी अगर एल्कली मेटल की लिखी जाए टुवर्ड्स H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, बताओ क्या ऑर्डर होगा, स्ट्रेट नीचे ना, Li से ज्यादा, Na से ज्यादा, K से ज्यादा, Rb से ज्यादा, CS। क्या अच्छे से आपकी रिएक्टिविटी वाली पॉइंट क्लियर हो गई, सभी का बढ़िया से क्लियर हो गया। तो एल्कली मेटल हम क्यों बोलते हैं, हमने आपको यह समझाया। एल्कली वर्ड का मतलब है कि ये एलिमेंट्स एक्चुअली पाए जाते हैं, इनका रिच अबंडेंस है एश ऑफ प्लांट्स में, प्लांट्स को जलाने के बाद उसकी राख में। फिर हमने समझाया कि ये मेटल्स हैं वीक मेटेलिक बॉन्ड वाले। एल्कली मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी के मामले में गरीब मेटल, मेटल के नाम पे फिजिकल प्रॉपर्टी के मामले में काफी पुअर है, नहीं है, लानत है उनके नाम पे कि मेटल हो और 100 के नीचे मेल्ट कर जा रहे हो, मेटल हो और 78-100 किलोजूल पर मोल के नीचे में गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हो। ठीक है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड जो इनकी कमजोर है उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी में बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज बात करूं, तो वो रिचेस्ट है, कह सकते हैं कि प्रोडक्टेबल में मेटल्स के बीच में। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इनमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किधर रहा, MPBP सब्लिमेशन, तीनों ऊपर की तरफ रहा ना जी। डेंसिटी नीचे की तरफ, पोटेशियम की डेंसिटी एबनॉर्मली लो हो गई। वाटर के तरफ रिएक्टिविटी नीचे हुई। रिएक्टिविटी जो सामान्य जनरल रिएक्टिविटी है या रिड्यूसिंग पावर है, उसमें लिथियम एबनॉर्मली ज्यादा है, फिर नीचे। क्यों ज्यादा है, हाइड्रेशन की वजह से। रिएक्टिविटी मेटल की 3 चीजों पर निर्भर करती है, लो आयोनाइजेशन, लो सब्लिमेशन, हाई हाइड्रेशन। तो एल्कली मेटल के केस में जो ज्यादा रिएक्टिव एल्कली मेटल है, उनमें तीनों चीजें फेवर कर रही है। ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो सब्लिमेशन भी इनका लो है, आयोनाइजेशन भी इनकी लो है, और हाइड्रेशन भी थोड़ी ठीक ठाक है, मॉडरेट है। बहुत हाई तो हाइड्रेशन नहीं कह सकते क्योंकि 1+ है। हाइड्रेशन ज्यादा होने के लिए साइज छोटी चाहिए, और एल्कली मेटल का साइज क्या है, बड़ा, इसलिए हाइड्रेशन इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब जनरल ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी के लिए। लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन और सब्लिमेशन बहुत कम है। ये एग्जैक्ट एक मुनाफे की तरह कि मेरा हाइड्रेशन क्या कर दे, आयोनाइजेशन और एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन और सब्लिमेशन को मैनेज करे। ये एकदम मुनाफे की तरह, हाइड्रेशन रिलीज होती है मुनाफे की तरह। इनकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है या नहीं है, नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि एल्कली मेटल क्यों डी ब्लॉक मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप उनका रीजन क्या लिखेंगे, लो आयोनाइजेशन, लो सब्लिमेशन। क्या नहीं लिख सकते, हाइड्रेशन उनकी हाई है, क्योंकि हाइड्रेशन कब ज्यादा होती है, जब साइज क्या होता है, छोटा। लेकिन फिर भी इनका लो हाइड्रेशन होकर भी ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि हमने बोला ये मुनाफे की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा होगा
कोई बड़ा मॉल खुलता है, कोई बड़ी मॉल खुली या बड़ी शोरूम, अक्सर आप किसी मॉल में जाते हैं तो कोई शोरूम है किसी जगह पे, आप 1 साल बाद जाते हैं तो कभी गौर किए कि शोरूम कई बार बदल गया, दूसरी चीज का खुल गया, या कहीं पे भी आप सड़क पे कोई बड़े शोरूम को देख ले तो आप देखेंगे कि उस शॉप में हमने देखा है कि 5 साल में भैया 10 शोरूम खुल गए। लेकिन आप अपने गांव मोहल्ले में, गली मोहल्ले में कहीं देखते हैं कोई एक छोटी सी किराने की दुकान है, वो आपके जन्म से पहले से थी, आज भी। सोचो ये क्या है, एग्जैक्टली वही है, वो मुनाफे पे काम कर रहा है ना। शोरूम वाला महीने का 1 करोड़ बेच रहा है, फिर भी वो बंद कर रहा है। बेच वो ज्यादा रहा है कि कम? ज्यादा। वो गली मोहल्ले वाले दुकान से वो ज्यादा बेच रहा है कि कम? वो बेचारा साल में 2 लाख की बेच रहा है, ये साल में 1 करोड़ की बेच रहा है। बेचना ही फायदा, हाइड्रेशन रिलीज हो रही है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो जो ज्यादा बेचेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो वो ज्यादा बेच रहा, फिर भी दुकान बंद हो गई। क्यों? क्योंकि लगाया था कमीने ने 10 करोड़, बेच पाया 1 ही करोड़। वो 1 लाख बेच रहा, लगाया था 40,000। तो कई बार ये, इसलिए हमने बोला ये मुनाफे की तरह है। हमारा सेलिंग कम है, बिक्री हमारी कम है, बावजूद मैं मुनाफे में हूं क्योंकि मेरी लागत बहुत कम। तो अगर आपसे बोला, ये सब समझ में आ रहा है ना, अगर आपसे बोला जाए कि क्यों भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका लॉजिक डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, इसका लॉजिक ये नहीं दे देंगे हाइड्रेशन ज्यादा है, इसका लॉजिक होगा उनके आयोनाइजेशन और सब्लिमेशन कम होगी। ये मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। फिर हमने बोला अलग अलग सब्सटेंस की तरफ जब रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं अपन, तो वहां पे क्या बोलना होता है, सब्सटेंस रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बन रहा है उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या, उनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी आएगी, रिएक्टिविटी मेरा एलिमेंट का उस सब्सटेंस की तरफ, उधर की तरफ ज्यादा होगा जिधर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये बात, चलो वो वाला फाइनल में लिख देता हूं क्वेश्चन में। वाई एस ब्लॉक metals are more reactive than, यहां रिएक्टिव का मतलब कौन सी पावर है, मेटल का या मेटल आयन का? मेटल का ना, आयन नहीं ना, रिड्यूसिंग पावर। वाई एस ब्लॉक मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन ट्रांजिशन मेटल्स। क्या रीजन बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी जो एस ब्लॉक की है वो काफी कम है डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट। सब्लिमेशन एनर्जी जो एस ब्लॉक की है, ये एस ब्लॉक की काफी कम है डी ब्लॉक से। यही 2 आंसर होगा ना मेरा जी। क्या मैं यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी रीजन दे सकता हूं? ये मेरा रीजन नहीं बन सकता क्योंकि हाइड्रेशन उल्टे उन लोगों की ज्यादा है। एस ब्लॉक का साइज क्या है? बड़ा, और बड़ी साइज होने की वजह से उनकी हाइड्रेशन हीट क्या होगी? कम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो एल्कलाइन अर्थ मेटल पे 2A ग्रुप 2 एलिमेंट्स, क्या मेंबर्स हैं दोस्त? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। अब ध्यान दे, 1A का एकदम पड़ोसी, यदि मैं मेटेलिक बॉन्ड की बात करूं तो 1A में मेरा कौन गया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 1। 2A में मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तो आपको क्या लगता है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने मेटेलिक बॉन्ड बनवाया? बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन बना था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन कौन बना था? और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटेलिक बॉन्ड बना अपना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब बढ़ा, दुगुना हो गया। तो आपको क्या लगता है, मेटेलिक बॉन्ड मेरी स्ट्रांग हो जाएगी कि वीक हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। मेरी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या है, आपको अनुमान आया? सबसे पहला पॉइंट भाई, हार्डनेस काफी बढ़ जाएगी। अब चाकू से ना कटेगा भाई 1-2 एलिमेंट को छोड़ के, समझे? अब मुरब्बा वाला मजा ना आएगा। अगला आरी से काटना है, एमपी बीपी ना, आरी से क्यों काटोगे, बिहारी से काटोगे।
जो न कटे आरी से वो कटे, खत्म। एमपीबीपी सब्लिमेशन, बोलो कम हो जाएगी या ज्यादा? काफी ज्यादा हो जाएगी अब, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। समझ में आया? हार्डनेस भी ज्यादा, एमपीबीपी सब्लिमेशन। डेंसिटी क्या हो जाएगी? सोचो, बहुत सिंपल है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, भारी हो जाएगा ना, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, पैकिंग बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ये सारे प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से ज्यादा है। रिएक्टिविटी क्या होगा? कुछ नहीं कह सकते हैं, अरे पगला, क्योंकि रिएक्टिविटी के लिए तो फिर वही बात है, अब साइज छोटी हो गई तो हाइड्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन आयोनाइजेशन भी बढ़ जाएगी, तो रिएक्टिविटी कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, वो देखना पड़ेगा आपको। आया समझ में? लेकिन बाकी प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई ना। चलिए आ जाइए अच्छे से, अब यहां पे मैं बात करूं। सबसे पहले इनका नाम क्या हो गया? एक एलिमेंट और है, कौन? रेडियम। रेडियम स्टेबल या अनस्टेबल? हाफ लाइफ पीरियड 1600 ईयर्स। चलिए क्या नाम पड़ा इनका? एल्केलाइन अर्थ मेटल। इस बार एल्केलाइन का मतलब बेसिक है ना जी? एल्केलाइन का मतलब बेसिक हो गया, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड्स क्या है? बेसिक। मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है। अर्थ वर्ड क्यों लगाया? याद आया? रिच अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, याद आया? कितने नंबर पर था मेटल में? भूल रहे हैं आप? ऑक्सीजन, अगला नंबर पे सिलिकॉन, अगले पे एल्यूमिनियम, अगले पे आयरन, और अगले पे मैग्नीशियम कैल्शियम। तो मेटल में ये तीसरे नंबर पे। याद आया? अर्थ के मास का अप्रोक्सीमेटली 50%। कौन था? ऑक्सीजन 47.4, 47, ये 23, 7.4, 4.7 रफली याद रखा था, और ये लेस देन 2%। तो लेस देन 2% भी कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। यूनिवर्स में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 1। यूनिवर्स में ऑक्सीजन कितना है? 1। और ये अर्थ में कितना है? 2। अब आपको समझ में आया जगह जगह पे रहने पर वो एग सेल्स क्यों मिलता है? एग सेल्स कह रहा हूं, वो सेल्स नहीं होता है, सेल्स, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, पर्ल, जिससे आप बाहर निकालते हैं, या स्पीसीज उस तरीके का, क्या बोलते हैं? अरे वो एक्वाटिक स्पीसीज का एक नाम होता है, क्या बोलते हैं? होस्टर्स, ओएस्टर्स। अच्छा, OESTERS क्या? OYE है? रहने दो यार, उससे पहले तो हम नीट निकाल लेंगे। चलिए तो ठीक है, तो 2% भी क्या है छोटू? बहुत ज्यादा है मैग्नीशियम कैल्शियम। अगला पॉइंट है, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम समझ में आया। अब इसमें सारी प्रॉपर्टी एक एक करके करो, चलो बताओ। मेल्टिंग पॉइंट किधर की तरफ जाएगा? अंदाजा लगाओ। ऊपर। क्यों? एस ब्लॉक में भी ऊपर ही गया था ना, 1A में एस ब्लॉक है ये, तो यहां भी किधर जाएगा? ऊपर। MP मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ठीक से देखिए, इस बार सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है मैग्नीशियम। अचानक से मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट कम होने का लॉजिक होता है कि आयोनाइजेशन ज्यादा होने से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देने में दिक्कत है, तो वो सब बाद में। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे कम कौन है? अंदाजा लगाया हमने, बोला 1A का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या 2A का? 2A का। 1A का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या 2A का? अभी पढ़ा 2A का। क्यों जी? बोला 2A में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, सही है? तो 2A का। 2A में सबसे कम है मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट है 600। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कौन आ गया? बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम की मेल्टिंग पॉइंट कितना बोला हमने? एल्कली मेटल की मैक्सिमम कितनी थी? 200 से कम। इसका मतलब क्या हुआ? एल्कली मेटल से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है, या उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा? उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा। और बेरिलियम जाते जाते तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो सबसे कम है, तो ये बहुत ज्यादा है। अचानक इतना मेल्टिंग पॉइंट कैसे दोस्त ज्यादा हो गया? सोचो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था मेटेलिक बॉन्डिंग में, अब दो हुई, बस इसी की वजह से सारा खेल बदल गया। क्लियर है? तो इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। अभी भी ये ट्रांजिशन मेटल इतना नहीं है, लेकिन तब भी ये क्या है? ज्यादा हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के बाद डेंसिटी पे। डेंसिटी हमने क्या आपको सिखाया? किधर की तरफ? नीचे। नीचे ना, हमेशा। मैंने क्या आपको बोला? सिर्फ दो ही ग्रुप में गड़बड़ी है, यही बोला ना, बाकी सब में स्ट्रेट किधर है? डेंसिटी नीचे। दो ग्रुप कौन कौन सा गड़बड़ है? तो यही बात। क्या गड़बड़ है मैं दिखा रहा हूं। आधे के ऊपर आधे के नीचे। कुछ आया समझ में? ऊपर वाला भी ज्यादा डेंसिटी है और नीचे वाली भी ज्यादा डेंसिटी, बीच वाला सबसे कम, लेकिन ओवरऑल किधर है? नीचे। तो बोलो 6 एलिमेंट में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? बैरियम। बैरियम के बाद स्ट्रोंसियम के बाद कैल्शियम नहीं, फिर ऊपर ज्यादा है तो कौन आएगा? मैग्नीशियम कि बेरिलियम? बेरिलियम ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं अपनी। फिर मैग्नीशियम और सबसे कम। कुछ समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का मेटल कौन था, सोच समझ के। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की मेटल कौन सी? सोचो सोचो। लिथियम। अरे सबसे कमजोर मेटेलिक बॉन्ड किसकी है? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में सबसे कम डेंसिटी किसकी थी? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपने क्या बोला? लिस्ट डेंसस मेटल, सबसे कम डेंसिटी वाली मेटल पीरियोडिक टेबल में कौन है जी? कौन है? लिथियम। सेकंड नंबर पे कौन होगा? कैल्शियम, क्योंकि उसके बाद 2A का नंबर आएगा, और 2A में कौन है? इसका मतलब कैल्शियम हल्की मेटल है कि भारी? काफी हल्की मेटल। कैल्शियम काफी हल्की मेटल। बढ़िया से क्लियर हो गया? तो सबसे कम। वाइल वहीं पर मोस्ट डेंसस कौन है? किस ब्लॉक से होगा? अनुमान लगाओ। सबसे ज्यादा डेंसस S ब्लॉक से होगा कि P ब्लॉक से होगा या D ब्लॉक से होगा? डी ब्लॉक। डी ना, तो सबसे ज्यादा डेंसस मेटल पीटी में ऑस्मियम, इरिडियम। क्लियर हो गया? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, करीब करीब ये 20 गुना भारी, करीब करीब। ये 22.75 ग्राम पर सीसी और वो 1.3 ग्राम पर सीसी। अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला कि करीब करीब वो 20 गुना भारी। तो सोचो ये कितनी हल्की हुई और ये कितनी भारी हुई। ये पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? बोलो। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जब एलिमेंट को समझने लगेंगे तब हमारी केमिस्ट्री अपने आप अच्छी। और इन सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन आती है। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है डेंसिटी, ये वाली क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चंस भी हम लोग देंगे। टेस्ट जब देंगे तो हम लोग बहुत सारे ऐसे टेस्ट देने वाले हैं जिसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधे एग्जाम के क्वेश्चंस लाके डाल दूंगा, और वो भी किस एग्जाम में पूछा गया वो भी मेंशन कर दूंगा। आईआईटी में कि नीट में कि पीएमटी में। बेसिक एलिमेंट्री चीजों में कोई आईआईटी नीट पीएमटी नहीं होता, इतना तो समझ सकते हैं ना। ये बेसिक चीजें है ना, इसमें कोई आईआईटी नीट नहीं होना। अभी हम एलिमेंट्स को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एलिमेंट्स से फैमिलियर हो रहे हैं। किन एलिमेंट्स के बारे में बातें कर रहे हैं? जिन एलिमेंट्स की चर्चा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होगी, पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा होगी। हमने आपको बहुत ज्यादा मॉलिब्डेनम को नहीं पढ़ाया, टंगस्टन पे बहुत बातचीत नहीं हुई क्योंकि उनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होगी। रुदेनियम पर बातचीत नहीं हुई। पी ब्लॉक क्रॉस करके डायरेक्टली हम लोग किस पर आ गए? एस ब्लॉक। थोड़ा बहुत अगर डिस्कस किया तो किसको? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी पर। बाकियों का बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और जिनका करेंगे आयरन का,
क्रोमियम का, इनकी केमिस्ट्री को अच्छे से सीखेंगे बात। और डायरेक्टली एस ब्लॉक, क्योंकि ये भी मेटल्स काफी प्रचलन में। तो मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी क्लियर हो गया बढ़िया से, किसी को बोलो कोई दिक्कत। अब चले हम लोग किस पर, वाटर से रिएक्शन पर। पहले रिएक्टिविटी फिर वाटर से रिएक्शन, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, ये तो समझ में आ गया। चल इस बार इस मामले में ये धनी है, रिच है, क्या दोनों का ट्रेंड लगभग सेम। किसका किसका, रिएक्टिविटी का भी और वाटर से रिएक्शन का। एल्कली मेटल की तरह उटपटांग नहीं है। रिएक्टिविटी of 2A metals and 2A towards water। देखिए अच्छे से, इस बार दोनों का ट्रेंड इस बार क्या है, संजोग से सेम रफली। हालांकि एग्जैक्ट बात करेंगे तो बातें बिगड़ जाएंगी, इसलिए रफली ही बात करें। नीचे जाने पर ही रिएक्टिविटी इनकी क्या है, रिएक्टिविटी का मतलब कौन सा पावर, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर गई। एंड नीचे ही जाने पर इस बार क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर भी इंक्रीज कर गई। यही सब चीजों से लोगों को लगने लगता है ना कि दोनों एक ही चीज। अच्छा रिएक्टिविटी ज्यादा है तभी तो वाटर की तरफ ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन 1A में कहा था, एग्जैक्ट था ऐसा नहीं था। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर भी नीचे ही जा रही, देखते जाएंगे। एक बार फिर से, अगर इन 2A मेटल को मैं वाटर से रिएक्शन कराऊं, क्या बनेगा, अनुमान लगाओ। हाइड्रोक्साइड ना जी, 1 प्लस वाला कि 2 प्लस वाला, और प्लस कौन सी चीज, हाइड्रोजन गैस। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब इतना आसान नहीं है कि जो हीट रिलीज होगी वो मेल्ट कर दे या बॉयल कर दे, क्योंकि एमपीबीपी काफी बढ़ गया। तो एनीवेज आइए, क्या लिखा हमने, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, ये समझ गए अच्छे से, ठीक है। ये सारे रिएक्शन कर जाते हैं, कोई कोल्ड से कोई हॉट से, ये आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे। बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता है। अगर इनका प्रोडक्ट बनाऊं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, बोलो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिएक्टिविटी वाटर की तरफ नीचे ही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इनके हाइड्रोक्साइड की भी स्टेबिलिटी किधर होगी, ऊपर या नीचे। क्लियर हो गया बढ़िया से। बोलो क्लियर हो गया। तो 2A में जितनी चीजें बतानी थी बता दी। अब एक आखिरी चीज आज के क्लास की, क्या है, 1A और 2A को की रिएक्टिविटी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बोला कॉम्प्लिकेट कर गया, नहीं समझ में आया। देखो आखिरी पॉइंट क्या लिखा हमने, क्योंकि साइज छोटे होने और चार्ज ज्यादा होने से हाइड्रेशन बढ़ गई, इसलिए रिएक्टिविटी 1A से 2A जाने पर घट जाए ये जरूरी नहीं है, बढ़ जाए ये जरूरी नहीं है। तो एग्जैक्टली समझना चाह रहे हैं। चलिए 1A वर्सेज, सही है दोस्त। चलिए क्या आप ये समझ रहे हैं, यही रिएक्टिविटी कौन सी पावर है, कौन सी पावर है ये, मतलब ये सब कौन एजेंट है, ये मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है ना, कि इनका आयन, मेटल्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनको किस में जाना है, एम या तो 1 प्लस या एक्वस में ना। और इसी प्रोसेस की क्या डिफाइन हो रही है, इजनेस, यही ना जी, जो किन चीजों पर निर्भर करेंगी, 3 चीज पे, सब्लिमेशन, लो या हाई, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, ठीक।
ठीक, जनरल ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी क्या था? अब एग्जैक्ट बात करनी है, जो जो एलिमेंट घेर रहा हूं सिर्फ उसी की बात करनी है, दूसरे की नहीं। मतलब बहुत कम पढ़ना, इसका मिनिमम याद रखना। लिखने के लिए मैं सबका लिख सकता हूं, लेकिन मिनिमम इतने का ही याद रखना। ट्रेंड उल्टा पुल्टा हो सकता। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है अभी भी कौन? क्योंकि वो तो पीटी में ही मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अगले नंबर पर देखो कैसे, लिथियम आ गया, सीजियम, लेफ्ट ज्यादा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। समझ में आ गया, याद रहेगा। बोलो लिथियम, अगला बोलो, अगला पोटेशियम, अगला अगला अगला। समझ में आ गया अच्छे से। यही मेरा कौन पावर है, या यही कौन सा पावर है? रिएक्टिविटी। रिड्यूसिंग एजेंट है ये सब। बढ़िया से क्लियर हुआ। ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऐसा वैसा नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग। या आप किसी को क्या बोल सकते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये सब। कोई दिक्कत किसी को? तो अगली क्लास में आपको इसी तरीके से हम राज सुलझाएंगे, पहले आने के साथ रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। पहले थोड़ी सी आप रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल समझ जाएंगे, फिर वाटर से जब रिएक्शन चलेगा तब आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। मेटल के केस में अलग लॉजिक लगा, नॉन मेटल के केस में अलग लॉजिक लगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वहां इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो उम्मीद होगा आज की क्लास को आपने बहुत अच्छे से सीखा, समझा होगा। सभी लोग हाथ उठाइए, सीखे? पक्का? तो चलिए अगले क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहिए, रिवीजन जारी रखें। अगली टेस्ट आपकी इस वीक में फिर होने जा रही है, कमिंग वीक में।